Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बैच 2 में एसटीआर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपने सर डाल दिया है 2 क्लासेस है गुड आज। मॉर्निंग। बैच 2 में एसटीआर हो चुका है। यस सर, नेट बैच में हो गया था सर। क्लासिकल का पहला टॉपिक एसटीआर ही कंप्लीट हुआ था हमारा। अच्छा अच्छा। यस तो सर। वो हमें ध्यान नहीं था, मुझे लगा कि एसटीआर शायद नहीं हुआ है आप लोगों का। सर कल Okay. आप क्लास में ऐसा बोल भी रहे थे कि नेट बैच के लिए एसटीआर, तब हमने बोला भी था कि सर एसटीआर हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, जैम बैच 2 में हुआ था एसटीआर क्या? जी सर, हो गया उसमें भी। जैम बैच 2 में भी हो गया है। जी सर, स्टार्टिंग में ही हुआ था, सबसे पहले यही हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सर शायद रिकॉर्डेड डाला था आपने। नहीं नहीं, रिकॉर्डेड आप लोग बाद में ज्वाइन किए होंगे, कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं ना, तो उनके लिए मिस हो गया होगा, तो आप लोग फिर देख लोगे, ठीक है। अदरवाइज हाँ जो सर। टाइम से ज्वाइन किए होंगे उन लोग के लिए तो, अब कोई बाद में आएगा तो उनको तो रिकॉर्डेड ही मिलेगा ना, अब सबके सर, लिए देख लाइव लेंगे, तो नहीं हो सकता। रिकॉर्डेड भी देख लेंगे सर। हाँ तो फिर रिकॉर्डेड देख लोगे, वो थोड़ा सा हमें भी ध्यान नहीं रहा कि हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में एसटीआर की जगह कौन सा क्लास करेंगे सर? देखते हैं अभी, ठीक है ना, रुको। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली देखो, हम तो क्विकली रिकैप कर रहे हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। अभी स्टूडेंट थोड़ा आ रहे होंगे अभी, है ना। चलो भाई, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग ये बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले देखो फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि साई या फिर केट साई हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे थे, दिस रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब ये कह सकते हो कि इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है सिस्टम के बारे में, इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, ठीक है ना। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। ओके, सेकंड पोस्टुलेट ये था हमारा, मतलब हो सकता है उसी ऑर्डर में हम नहीं भी बताएं, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट ये था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसी को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में बोलते हैं ऑब्जर्वेबल, है ना, ऑब्जर्वेबल। तो ऑब्जर्वेबल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होगा, देयर विल बी ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी ऑब्जर्वेबल, ठीक है ना। अब थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि जब भी किसी, जैसे स्टेट ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है और आप किसी क्वांटिटी को, जैसे एंगुलर मोमेंटम को आप मेजर करते हो, ठीक है ना, तो एंगुलर मोमेंटम का वो वैल्यू मिलेगा बेसिकली मेजरमेंट से, जो बेसिकली आइगन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होगा, ठीक है ना। तो मतलब कह सकते हो रिजल्ट, ये था थर्ड पोस्टुलेट के रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट जो था दैट इज इक्वल टू आइगन वैल्यू, वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है ना। ये है बेसिकली थर्ड पोस्टुलेट। ओके, आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो इसलिए जानते हो, देखो एक्ट ऑफ मेजरमेंट, इसमें थोड़ा सा जस्ट हम ऐड कर दे रहे हैं। देखो जैसे अगर हम कहते हैं ना कि सपोज मेजरमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना, तो मेजरमेंट किया जा रहा है, तो उसको अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में जब लिखते हैं ना, या इक्वेशंस उसके लिए लिखते हैं, एक्ट ऑफ मेजरमेंट इज शोन बाय, ठीक है ना, शोन बाय एक्शन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है ना, एक्शन ऑफ ऑपरेटर ऑन ए स्टेट, ठीक है। तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, तो एक्ट ऑफ मेजरमेंट जो है ना, वो एक्शन ऑफ ऑपरेटर ऑन स्टेट किया जाता है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे ऐसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम इस स्टेट साई पे एक्ट कराते हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, कह सकते हो कि हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन साई, तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि इट रिप्रेजेंट्स मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट्स मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी को मेजर किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए एनर्जी मेजरमेंट चल रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली
कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम एंगुलर मोमेंटम को इस स्टेट पे एक्ट कराते हैं, ठीक है ना, तो आप ये कहोगे कि दिस ये एल जो है एंगुलर मोमेंटम है, तो इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट्स मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम को के मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो एक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ऑन ए स्टेट जो है ना, वो बेसिकली क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम मेजरमेंट, सॉरी वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आउटकम ऑफ ए, सॉरी एक मेजरमेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे वही लिखा गया ना, एक्ट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना, इज शोन बाय एक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ऑन ए स्टेट, ठीक है ना। तो यही देखो, ये ऑपरेटर इस स्टेट पे एक्ट कर रहा है, तो ये एक्ट ऑफ मेजरमेंट होगा। अब लेकिन जानते हो, जब भी ध्यान रखोगे कि जैसे ये ऑपरेटर स्टेट इस स्टेट पे एक्ट कर रहा है ना, तो हमारे माइंड में मतलब यही चलेगा, ठीक है ना, मतलब हम ये सोच रहे होंगे कि मतलब एक सिंगल मेजरमेंट नहीं किया जा रहा है, वी आर नॉट डूइंग ए सिंगल मेजरमेंट। हम लोग ये मानकर चलेंगे कि मेजरमेंट इंसेम्बल पे हो रहा है, ठीक है ना। इंसेम्बल हम बताए थे ना कि मतलब आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सिस्टम पे हो रहा है, ठीक है। तो मतलब एक बार ये मेजरमेंट किया गया स्टेट साई पे, फिर स्टेट साई पे ही हम दोबारा मेजरमेंट करेंगे, मतलब दूसरे सिस्टम, मतलब दूसरा आइडेंटिकल सिस्टम पे। तो ये मेजरमेंट मतलब कई बार हम लोग ऐसे इक्वेशन को एक बार लिख रहे हैं, बट इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स मल्टीपल मेजरमेंट एट मल्टीपल टाइम्स, है ना, कई बार मेजरमेंट किया गया है, ठीक है। ये हम लोग मानकर चलेंगे। तो इसीलिए यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना, वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मतलब एवरेज वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ से। जैसे यहाँ से ये जो रिजल्ट है यहाँ से, क्योंकि ये जो साई है ना, वो इसका आइगन फंक्शन नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एल जैसे साई पे ऑपरेट करा रहे हैं तो ऐसा कुछ मिल जाएगा, एल एक्टिंग ऑन साई विल गिव यू सम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल गया ए और इनटू साई, ऐसा नहीं भी हो सकता है, दिस मे नॉट बी ट्रू, ओके। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें फिर बेसिकली आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं बन रहा है, तो फिर क्या बोलते हैं, हम ये कहेंगे कि यहाँ से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, देयर विल बी मेनी पॉसिबिलिटी। जैसे आइगन वैल्यू इक्वेशन बन जाता है ना, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी होती है बेसिकली। तो यहाँ से मतलब डिफरेंट आउटकम आ सकता है। जैसे एक बार मेजरमेंट करेंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिल सकता है, दोबारा मेजरमेंट करेंगे तो अनदर वैल्यू मिल सकता है। तो जनरली जब हम एच को साई पे एक्ट करा रहे हैं ना, तो यहाँ से बेसिकली एक तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच मिलेगा यहाँ से, मतलब ये जो हमें देगा ना, जैसे ये हम लिख दे रहे हैं, देखो एच एक्टिंग ऑन साई, ठीक है ना, बेसिकली इट गिव्स, ठीक है ना, यहाँ से जो मतलब ये एक्ट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है, गिव्स एक्सपेक्टेशन, मतलब ये आउटकम जो होगा ना यहाँ से, वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू साई, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू साई मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ से एल जब एक्टिंग ऑन साई होगा तो गिव्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल होगा विथ रिस्पेक्ट टू साई, ठीक है। अगर ये सभी, ठीक है ना, मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है। इन जनरल मतलब आप ये कह सकते हो ना कि अगर आप इस स्टेट के लिए एनर्जी मेजरमेंट करेंगे, मतलब ये हमने बताया रिप्रेजेंट्स मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, तो ये जैसे एनर्जी मेजर, ये जो बेसिकली ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी मेजरमेंट चल रहा है यहाँ पे। तो अगर हम पूछते हैं कि यहाँ पे हमें इस स्टेट में सिस्टम है, एनर्जी हम मेजर करेंगे तो क्या मिलने वाला है, विच एनर्जी वी आर गोइंग टू गेट, तो आंसर होगा कि कोई पर्टिकुलर एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो है ना, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑल पॉसिबल एनर्जीज, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू। ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या है, एवरेज वैल्यू है, ठीक है ना, एवरेज, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। और ये इसी स्टेट के रिस्पेक्ट में एवरेज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें देखो हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है ना, कि रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट जो होता है आइगन वैल्यू होता है, और एक्ट ऑफ मेजरमेंट हम लोग इस तरह से ऑपरेशन से शो करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने ये बताया था कि जैसे अब कोई क्या बोलते हैं स्टेट साई है, ठीक है, इस पे आप क्या बोलते हैं किसी ऑपरेटर को एक्ट करा रहे हो, मान लो ए को, तो फाइनल स्टेट जो मिलेगा ना, फाइनल स्टेट साई साई फाइनल, ठीक है ना, साई फाइनल दैट विल बी इक्वल टू आइगन स्टेट ऑफ, ठीक है ना, मतलब ये एन आइगन स्टेट ऑफ ए होगा, ठीक है। ये बताया गया कि जब भी फाइनल यहाँ से जो फाइनल स्टेट मिलता है दैट विल बी एन आइगन स्टेट ऑफ ए, ठीक है ना, ऑपरेटर ए का आइगन स्टेट आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक्ट ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट मतलब जो रियल फिजिकल सिचुएशन में होता है, ठीक है ना, वो सिस्टम इनिशियल स्टेट से किसी आइगन स्टेट ऑफ ऑपरेटर में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये फोर्थ पॉस्टुलेट था। फिर फिफ्थ पॉस्टुलेट में हम लोग क्या लिखे थे, व्हाट वाज द फिफ्थ पॉस्टुलेट,
एवरेज वैल्यू ऑफ आउटकम फॉर अ मेजरमेंट। हाँ अच्छा, एवरेज वैल्यू लिखवा दिए थे वही कि मतलब जब हम बेसिकली यहीं से ये चीज हम यहाँ पे बोल भी दिए है, ठीक है ना। ये जो एक्ट ऑफ मेजरमेंट में हम बात किए ना कि जैसे मेजरमेंट आप करते हो, ठीक है ना, व्हेन यू डू मेजरमेंट, तो बेसिकली जो आउटकम आएगा दैट विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है ना। तो वही मतलब हमने ये बताया कि फिफ्थ पॉस्टुलेट में हम ये कह रहे थे कि किसी भी मेजरमेंट का जो आउटकम है, आउटकम, ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आउटकम जो है जनरली दैट इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। इन विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्टेट है ना, बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज वैल्यू बोलिए या एक्सपेक्टेशन वैल्यू दैट स्टेट, ठीक है, ये था। और एक हम और पॉस्टुलेट लिखवाए थे है ना, सिक्स पॉस्टुलेट, ठीक है। सिक्स पॉस्टुलेट क्या लिखवाए थे एक बार देखो जरा आप लोग। इनिशियल टू फाइनल में ट्रांसफर। हाँ अच्छा, हाँ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी लिखवा देते हैं ना, एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का ये केस था, ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो एक पॉस्टुलेट और इसमें ऐड कर देते हैं, सेवन, ठीक है ना। तो सेवन पॉस्टुलेट बेसिकली समझ लो कि अभी जैसे हम लोग ये कह रहे थे ना, देखो टाइम हम लोग स्टार्ट जो किए थे डिस्कशन, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं एच साई इज इक्वल टू, कल लिखे थे हम लोग ई साई, तो ये बेसिकली हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिए आइगन वैल्यू इक्वेशन में, ठीक है, वी हैव कन्वर्टेड श्रोडिंगर इक्वेशन इनटू आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली देखने से ऐसा लग रहा था जैसे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। तो एक मतलब सेवन पॉस्टुलेट की तरह देखो इसको डिस्कस किया जाता है कि टाइम इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, टाइम इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, ठीक है। तो टाइम इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम जो है ना हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये जैसे मान लो एच है और ये कोई मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और ये साई हो गया, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस, ये जो एनर्जी लिखा हुआ था ना उसकी जगह हम बेसिकली इसका ऑपरेटर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ना, दिस एक्चुअली गिव्स यू, ये एक तरह से दिस इज इक्विवेलेंट टू श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है ये, ठीक है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। बस टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वहां पे हैमिल्टन मतलब वही है, ये बेसिकली इट इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हम लोग ये कहते हैं कि टाइम इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय दिस, मतलब ये एक मतलब कह सकते हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि सिस्टम टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इट टेल्स हाउ सिस्टम चेंजेस, ठीक है ना, इट टेल्स हाउ, अब ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ही है, ठीक है ना। सो इट टेल्स हाउ सिस्टम चेंजेस, ठीक है ना, विथ टाइम, टाइम के साथ सिस्टम किस तरह से चेंज हो रहा है। अब देखो इस इक्वेशन का एडवांटेज जानते हो क्या है, इस इक्वेशन को मतलब कभी कभी हम लोग इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, वी राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस आल्सो एच, क्योंकि देखिए साई लिखने का मतलब है कि आप वेव फंक्शन लिख रहे हैं, लेकिन हम बताए थे ना कि जरूरी नहीं कि हर केस में वेव फंक्शन ही हो, ठीक है ना, कभी कभी हमें कोई दूसरा मैथमेटिकल क्वांटिटी यूज करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे कैट साई लिख देंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस और यहाँ पे डी डी टी, ठीक है ना, डी डी टी ऑफ और यहाँ पे कैट साई लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये ज्यादा बेटर नोटेशन है, ठीक है ना, दिस इज बेटर एक्चुअली, क्योंकि अब देखो यहाँ पे जब हम कैट साई लिखते हैं ना, तो इसका जरूरी ये मतलब नहीं है कि ये वेव फंक्शन होगा, इट कैन बी ए कॉलम मैट्रिक्स आल्सो, ठीक है ना, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है जिसके एलिमेंट्स जो है ना टाइम डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें ए एलिमेंट जो है ए इज फंक्शन ऑफ टाइम और बी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, दीज आर फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। सर तो ठीक है, तो ये हाँ बोलिए। सर आपने जैसे कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से सर आपने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बना दी, तो सर ये दोनों तो इक्वल हो गए ना। नहीं वो मतलब वो बना दिया गया मतलब समझ लो, लेकिन उसको वही तो हम कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो इसी को फिर हम क्या बोलते हैं एनर्जी ऑपरेट एनर्जी लिख देते हैं मान लो, ठीक है ना, तो वो उस वैसा ही होता ही है, ठीक है ना, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मतलब आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन इसको हम एज ए पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता ही है कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से टाइम डिपेंडेंट बनता है, मतलब टाइम डिपेंडेंट से टाइम इंडिपेंडेंट बनता है बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे इस तरह से किया गया है, ठीक है ना, फॉर कन्वीनियंस, ठीक है ना, मतलब इजी करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको हम बना रहे हैं, उसमें हम ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो होता है उसमें हम वेव फंक्शन को मानकर चलेंगे कि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मतलब सिर्फ एक छोटा सा चेंज नहीं किया गया है इसमें, इसको भी टाइम डिपेंडेंट माना गया है, ठीक है ना।
ओके सर। तो देखो यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे, अब somebody may ask के इस तरह से लिखने की जरूरत क्या है। अल्टीमेटली जानते हो, अगर आप यहाँ पे h का वैल्यू जैसे आप मान लीजिए हैमिल्टोनियन इतना पुट कर देते हो ना, सपोज h यू पुट एज p²/2m, ठीक है ना, और प्लस मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी vxt, ठीक है ना, और फिर p ऑपरेटर का जो फॉर्मूला होता है वो आप पुट करो यहाँ पे, देन अल्टीमेटली ये उसी तरह से जो हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे ना टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा ये, इट विल कन्वर्ट इनटू दैट इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो फिर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम चाहते हैं तो, जो हम एक बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़े थे, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या एडवांटेज है, व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस अगेन। मतलब अब देखो एक मिनट, आपको याद है स्टार्टिंग में जब श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा गया था, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो किस फॉर्म में लिखा गया था, व्हाट वाज द फॉर्म? नहीं, ऐसा था ना, आयोटा एच क्रॉस और डी डी टी, डी साई बाई डी टी, ठीक है ना, और इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m, और ये था डेल स्क्वायर साई, ऐसे ही था ना। यस और सर। प्लस यहाँ पे v, और मान लो ये RT है, और इंटू साई, इस फॉर्म में था ये श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो हम वही कह रहे हैं कि यहाँ पे हैमिल्टोनियन को अगर आप ये पुट कर दोगे ना, h इक्वल टू आप ये पुट करो p²/2m और प्लस साई, ठीक है ना, सॉरी प्लस v, आप ये पुट करिए यहाँ पे। तो देखो आप यहाँ से ये वाला तो मैच कर रहा है, आप देख रहे हो ना। और अगर हम ये पुट करेंगे हैमिल्टोनियन की जगह, तो ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। यस सर। तो फिर क्वेश्चन ये है ना कि जब ये दोनों एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे क्यों लिखा जा रहा है, व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस, ओके। उसी तरह से जब हम लोग अभी लास्ट क्लास में देखे थे ना कि ये जो हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वो ऐसे लिखा हुआ था, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m और डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर और इंटू e माइनस v और इंटू साई, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसी इक्वेशन को आपने देखा कि हम लोग लास्ट क्लास में कन्वर्ट कर दिए थे h साई इज इक्वल टू e साई में, ठीक है ना। तो ठीक है, तो देखो यही अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड करना है आपको कि इस इक्वेशन को आपको ये लास्ट क्लास में हम चेंज करके दिखाए थे ना कि ये इक्वेशन, यही दिस इक्वेशन बिकम्स एक्चुअली दिस इक्वेशन। तो या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इक्वेशन बिकम्स दिस इक्वेशन, तो मतलब ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो क्या एडवांटेज है, व्हाट एडवांटेज वी गेट बाय राइटिंग इन दिस फॉर्म, ओके। तो देखो एडवांटेज ये है ना कि देखो ये जो इक्वेशन है ना वो प्योरली कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा गया है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट है, मान के चल रहे हैं कि एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। लेकिन इस फॉर्म में लिखने के बाद जानते हो क्या होता है कि ये बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। हैमिल्टोनियन क्या है हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। ये साई क्या है ये भी हम नहीं जानते, यहाँ पे केट साई ऐसे लिख दे सकते हैं, वी कैन राइट केट साई आल्सो हियर, ओके। साई या केट साई हम बोले थे ना, दोनों लिख सकते हैं, केट साई कह सकते हो, ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब जानते हो क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है एक ही लोकेशन पे रुका हुआ है और उसका स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे हम बोल रहे थे ना कि मान लो हम एक ही जगह पे खड़े हैं और हमारा ब्रेन में जो है, ब्रेन का जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। सपोज हम अभी जो है फिजिक्स के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मान लो हम कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा स्टेट चेंज हो रहा है बट कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग। तो इस तरह का जो चेंज हो रहा है, टाइम इवोल्यूशन हो रहा है, उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है, मगर इसको आप नहीं यूज कर सकते उस तरह के चेंजेस के लिए। तो मतलब ये एक जनरलाइज्ड हो गया। मान लीजिए हम वही कह रहे थे ना कि लास्ट क्लास में कि कोई स्पिन अप स्टेट है इलेक्ट्रॉन का, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, सडनली वो स्पिन डाउन स्टेट में चला गया, तो इसमें कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ। तो ये जो मतलब चेंज हो रहा है सिस्टम में, वो आप उसको इस इक्वेशन से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। लेकिन अब ये इक्वेशन बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। इसमें हम हैमिल्टोनियन को अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको यूज करके हम किसी भी तरह का सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अब जानते हो इसको लिखने से, इस तरह से लिखने का मतलब क्या हो गया, नाउ दिस हैमिल्टोनियन जो है ना एक ऑपरेटर है, ये कोई मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो H है ना ये एक मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, दिस इज नंबर और दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, ये ऐसा भी हो जा सकता है। तो देखो ये जस्ट एक फॉर्म मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन के फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करके लिखा गया है, बट इसका जानते हो मतलब इट इज ए बिग जनरलाइजेशन एक्चुअली, ये बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम आपको समराइज करा रहे हैं, समझ रहे हो ना, दिस इज ए वेरी बिग स्टेप, ओके। उसी तरह से ये जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है इस तरह से लिखा हुआ, उसको इस फॉर्म में लिख देना, इट इज ए ह्यूज
यू नो बेसिकली स्टेप टेकन या ह्यूज एक्सटेंशन कह सकते हो, इस कॉन्सेप्ट का एक ह्यूज एक्सटेंशन है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे जानते हो इस हैमिल्टोनियन को आप चाहते हैं तो जिस फॉर्म में चाहते हो उस फॉर्म में लिख सकते हो। बाद में आप देखोगे कि हम लोग हैमिल्टोनियन को कभी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, कभी 2x2 मैट्रिक्स होगा, कभी 4x4 मैट्रिक्स होगा, कभी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये हैमिल्टोनियन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे एक बिग रिस्ट्रिक्शन था कि ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल ऑपरेटर था। तो आप समझ गए ना कि देखो मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ने क्या किया, आप समझ गए। श्रोडिंजर इक्वेशन, देखो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। देखिए श्रोडिंजर ने दिया था ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन था श्रोडिंजर इक्वेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रोडिंजर इक्वेशन। श्रोडिंजर ने यही दिया, उसको जानते हो मैथमेटिशियंस ने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना, उसको जनरलाइज कर दिया। और अगर ये जनरलाइजेशन नहीं किया गया होता ना तो क्वांटम मैकेनिक्स इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता। तो आप समझ गए। तो अब देखो हम बेसिकली इसका लास्ट में हम क्रक्स बता रहे हैं, ठीक है ना, बेसिकली कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट देखो कैसे हुआ फाइनली। तो हम देखो ओल्ड क्वांटम थ्योरी में, ओल्ड क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना, तो ओल्ड क्वांटम थ्योरी जो है ना ये बेसिकली कह सकते हो बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन था, ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन, ठीक है ना। और न्यू क्वांटम मॉडर्न क्वांटम थ्योरी जो है, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, ठीक है, ये आप कह सकते हो बेस्ड ऑन, ये बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू इक्वेशन है। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में ये भी देख रहे हो ना, एक तरह से आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है। सो नाउ इन क्वांटम में मॉडर्न क्वांटम थ्योरी वी टॉक अबाउट आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एंगुलर मोमेंटम मेजरमेंट करना चाहते हैं, आप पता करना चाहते हैं क्या रिजल्ट होगा, तो हम बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का जो आइगन वैल्यूज होंगे वही उसके मेजरमेंट का आउटकम होगा, ठीक है। तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी टोटली बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स को जनरलाइज किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखिए अब इस तरह से न्यू डेवलपमेंट जो है इस तरह से अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो जो पॉस्टुलेट्स बताए गए लास्ट क्लास में उसी पे हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो हम पहले एक कॉन्सेप्ट एक दिन हम क्लास में थोड़ा डिस्कस भी किए थे, लेकिन पहले अभी उसके हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ना, टाइम इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से टाइम इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम मिलता है। तो हम लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम evolution of state of a system for time independent potential, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। देखो टाइम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम फॉर टाइम इंडिपेंडेंट, ये ध्यान रखोगे, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए, ठीक है ना, ये है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि स्टेट ऑफ द सिस्टम साई जो है ना एट मान लो ये एक्स का फंक्शन है और टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना, हम लोग इसे लिख रहे हैं, सपोज करो एज सम लीनियर कॉम्बिनेशन सी एन और साई एन एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये किसी मान लीजिए ये जो है ना साई एन जो है किसी ऑपरेटर का आइगन स्टेट है, उस ऑपरेटर के आइगन स्टेट के टर्म में हम ये बेसिकली स्टेट ऑफ द सिस्टम को लिखे हुए हैं। मतलब इसको कह सकते हो ये जो स्टेट है ना वो सुपरपोजिशन स्टेट है, इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम आइगन स्टेट्स, ओके। ये किसी भी ऑपरेटर का मान लीजिए सॉरी एनर्जी का आइगन स्टेट है, सपोज करो ये दीज आर आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन, ये जो है ना आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन है मान लो, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे साई अगर एक्स और टी लिखना चाहते हो तो ये हम बता चुके हैं आप लोगों को कि यहाँ पे समेशन सी एन हो जाएगा और यहाँ पे साई एन होगा, ठीक है ना, साई एन और ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी और डिवाइड बाय एच बार, ठीक है ना। ये हम लोग पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में, तो दोबारा उसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दिया गया, ठीक है। तो दिस वी हैव डिस्कस्ड, ओके।
ठीक है। तो अब देखो इससे कि बस आपको यहाँ पे ये ई एन टी जैसे साइन के कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो ई एन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई एन टी और डिवाइड बाय एच बार लिख दिया जाएगा और फिर ये आप समेशन ऑन एन कर दोगे, ठीक है। तो इसी देखिए यहाँ पे था ये टाइम मतलब इनिशियल वेव फंक्शन है ये, ठीक है। इसको आप इनिशियल वेव फंक्शन कह सकते हो, ठीक है ना। दिस इज इनिशियल, ठीक है ना। टी इक्वल टू 0 पे ये वेव फंक्शन है और ये एट टाइम टी है, दिस इज एट टाइम टी, ठीक है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब हम ये उस दिन क्लास में बताए थे लेकिन हम इसको थोड़ा सा एज ए थ्योरी बता देते हैं ताकि ये नोट्स में रहेगा प्रॉपरली। उस टाइम लास्ट में बताए थे हम क्लास में, ठीक है। इसमें देखो एक ये हमें एज ए एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस आई एम डिस्कसिंग एज एन एग्जांपल। सपोज साई जो है ना एट एक्स और टी इक्वल टू 0 पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू सम लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है सम C1 और साई1 ऑफ एक्स और प्लस C2 और साई2 ऑफ एक्स। मोस्टली क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है दो स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे मान कर चल रहे हैं कि H एक्टिंग ऑन साई1 गिव्स अस E1 साई1, ठीक है ना, ये हैमिल्टोनियन है। और H एक्टिंग ऑन साई2 गिव्स अस एनर्जी E2 साई2, ठीक है ना। मतलब साई2 स्टेट के कोरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो E2 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आफ्टर, देखो यहाँ पे आफ्टर व्हाट टाइम द स्टेट ऑफ सिस्टम will become, ठीक है, become equal to initial state, इनिशियल स्टेट, ठीक है ना। ये तो देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ द सिस्टम विल बिकम इक्वल टू इनिशियल स्टेट। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमें ये पूछा जा रहा है कि इस स्टेट का जो मतलब टाइम इवोल्यूशन होगा तो उसमें टाइम पीरियड कितना होगा, कितने टाइम के बाद ये स्टेट अपने आप को रिपीट करेगा। क्योंकि देखो टाइम इवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि आप ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये फैक्टर मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, ये वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसको मान लीजिए हम साई इनिशियल लिख देते हैं तो अब ये साई फाइनल, ये दोनों इक्वल नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कितने देर के बाद फिर से ये वेव फंक्शन अपने इनिशियल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि साई बेसिकली ये लिखा हुआ है तो साई हम लोग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जब लिखेंगे ना तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा C1 और साई1 और e टू द पावर माइनस आयोटा E1 t और डिवाइडेड बाय h बार होगा और प्लस C2 और साई2 और e टू द पावर माइनस आयोटा E2 t और इंटू h बार होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग वेव फंक्शन, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये लिखा हुआ है। तो अब अकॉर्डिंग टू, देखो हम लोग ये जानना चाहते हैं कितने देर के बाद ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से कोई एक टर्म जो है ना कॉमन ले लो, ठीक है ना। सपोज ये एनर्जी बिगर है, हम इसको कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, देखिए यहाँ से इसे आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस आयोटा E2t और डिवाइडेड बाई h बार और C1 साई1 और e टू द पावर आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा E2 माइनस E1 और इंटू टी, ठीक है ना, इंटू टी और डिवाइडेड बाय h बार और प्लस C2 साई2, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना। वी विल राइट लाइक दिस, इज इट ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जो फैक्टर है ना ये ग्लोबल फैक्टर है, ग्लोबल फैक्टर। हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि ये जस्ट लाइक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वगैरह काउंट किया जा सकता है। इसका किसी भी वेव फंक्शन में ग्लोबल फैक्टर का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना। इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो फैक्टर है ना, देखो ये लोकल फैक्टर है, लोकल फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग देखो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे जैसे कोई वेव फंक्शन साई है और एक वेव फंक्शन 2 साई है तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में बोलते हैं ये दोनों सेम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो मतलब मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है ना जो कंप्लीट वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये दोनों सेम है बेसिकली, क्वांटम मैकेनिक्स में ये बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि साई एक्स टी, देखो साई एक्स एट टी इक्वल टू 0 या ऐसे कह सकते हो साई एक्स टी विल बी सेम एज साई एक्स और t इक्वल टू 0 इफ
ठीक है। इफ यहाँ पे ये जो वेव देखिए आप, यहाँ से इस फैक्टर के बारे में तो बात करनी ही नहीं है हमें। यहाँ पे C1 Psi1 लिखा हुआ है, C2 Psi2 लिखा हुआ है, तो C2 Psi2 तो आ गया, C1 Psi1 भी आ गया, बस ये फैक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, इस फैक्टर को बस 1 कर देना होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 1 करेंगे, ठीक है ना। तो इफ e⁻i और यहाँ से E2 - E1, ठीक है ना, और इंटू T और डिवाइडेड बाय h बार, ठीक है ना, ये जो फैक्टर है ना, दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो ये 1 है, तो मतलब e⁻ इसको आयोटा 2 पाई लिख सकते हो आप मिनिमम, ठीक है ना, कम e⁻i 2 पाई, क्योंकि 0 लिखेंगे तो भी 1 आ जाएगा, लेकिन T0 वो तो इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा ना। तो फिर यहाँ से आप देखो दोनों साइड से कंपैरिजन कर दोगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से देखो E2 - E1 और इंटू T और डिवाइडेड बाई h बार, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंट दोनों का पावर कंपेयर कर दिया गया, ठीक है ना। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई और इंटू h क्रॉस और डिवाइड बाई E2 - E1, ठीक है ना। यही बेसिकली टाइम हो गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना कितनी देर के बाद वेव फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा या इनिशियल स्टेट के इक्वल होगा या टाइम पीरियड ऑफ द वेव फंक्शन, इसी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ, क्योंकि इतने देर के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो जब रिपीट होता है उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है ना। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वेव फंक्शन, इज दैट ओके। सो T इज इक्वल टू, में जब पता रहेगा कि कोई कोई फंक्शन है जो 2-3 आइगन स्टेट का सुपरपोजिशन है, तो मतलब वही का पता रहेगा कि मतलब किस ऑपरेटर का वो आइगन स्टेट है। देखो वो जानते हो, हाँ वो पता रहेगा हैमिल्टनियन क्वेश्चन में, कहे तो हाँ क्वेश्चन ये जो है ना जनरली पता रहेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो जानते हो 2-3 ऑपरेटर का भी आगे स्टेट हो सकता है, जैसे हैमिल्टोनियन कभी होगा, एंगुलर मोमेंटम कभी होगा, ये आप अभी आगे ऑपरेटर पढ़ोगे ना तो उससे पता चल जाएगा। तो जैसे अभी हम जनरली यही मान के चल रहे हैं कि ये जो स्टेट्स है ना वो हैमिल्टोनियन के आगे स्टेट्स है, ओके ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो ये पूछा जाता है, और एक हम उस दिन क्लास में कैलकुलेट भी कराए थे, ठीक है ना। जैसे इसी में देखो हम चलो यहाँ पे कैलकुलेट करा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कि ये पूछा जाता है कि आफ्टर व्हाट टाइम, उस दिन बहुत ही स्टूडेंट चले गए थे ना, लास्ट में किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम एज ए थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं इसे। आफ्टर व्हाट टाइम स्टेट विल बी ऑर्थोगोनल टू इनिशियल स्टेट, तो कितने देर के बाद स्टेट जो है इनिशियल स्टेट पे ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब ये है ना कि देखो ये साई xt स्टार अगर ये निकालते हो आप, ठीक है ना, तो ये बेसिकली इनिशियल स्टेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ से साई x और 0 के साथ, और इसको मान लो इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमें पता करना है कितने देर के बाद ऐसा होगा। तो फिर से देखिए यहाँ पे बेसिकली अच्छा ये हम ये कह रहे हैं ना कि Psi1 Psi2 जो है वो आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन है। तो हम आपको लास्ट क्लास में बताया यही बात कि जो ऑपरेटर होते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना, ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स आर हर्मिशियन ऑपरेटर, और हर्मिशियन ऑपरेटर के जो ये आइगन वैल्यूज होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं, ठीक है ना। दिस आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल। तो देखो ये हम लोग इसमें लिख रहे हैं जैसे H जो है ना, H हर्मिशियन ऑपरेटर है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स वाला कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है, ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। और इसके जो आइगन वैल्यूज है ना, इट्स आइगन वैल्यूज, तो इसके आइगन वैल्यूज ध्यान रखोगे, आइगन वैल्यूज रियल हैं, ठीक है ना, और इसके आइगन स्टेट्स जो होंगे ना ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल कह सकते हो, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना। डिफरेंट आइगन वैल्यूज के जो आइगन स्टेट्स होंगे वो ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगा मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स का, कि वो हमेशा, बाद में कुछ देखोगे आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर होते हैं जो यूनिटरी भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ऑब्जर्वेबल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ना, फिजिकल क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो सभी हर्मिशियन होंगे, ठीक है। तो हम लोग ऑपरेटर टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें इस चीज पे ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर है, आइगन वैल्यूज आर रियल, आइगन स्टेट्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, आइगन स्टेट्स ऑर्थोगोनल है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए जब हम साई स्टार लिखेंगे ना, साई स्टार, तो यहाँ से देखिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू C1 स्टार और फिर Psi1 स्टार
ठीक है, ई टू द पावर आयोटा E1 T और डिवाइड बाय H बार, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए आप इसमें स्टार लगाओगे तो ये आ जाएगा प्लस C2 स्टार, ठीक है ना, और Psi2 स्टार, ठीक है, और E2T, ठीक है, E टू द पावर आयोटा E2T और डिवाइड बाय H बार, ये आ गया। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली व्हाट वी गेट इज, इसे हम इस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, ठीक है ना, C1 Psi1, ठीक है ना, और प्लस C2 Psi2 से और इंटू dx, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस वी वांट, क्योंकि ऑर्थोगोनल बोला गया है तो ऑर्थोगोनल में ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल के लिए यही कंडीशन है ना। तो अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये स्टेट्स ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है, ठीक है ना। तो Psi1 का प्रोडक्ट से तो हमें 1 मिलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा C1 मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना, वी गेट C1 मॉडुलस स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा Psi1 से 1, तो ई टू द पावर आयोटा E1T, ठीक है ना, और डिवाइड बाय H बार, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे आप C2 ये कर दोगे, ठीक है ना, देखो C2 मॉडुलस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, C2 मॉडुलस स्क्वायर, और यहाँ पे बेसिकली ई टू द पावर आयोटा E2T, ठीक है, और डिवाइड बाय H बार दैट इज इक्वल टू 1, तो ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से, ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, ठीक है, कि ये आप देखिए सॉरी इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव। ओके सर तो पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आएगा ना? हाँ, पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 है, इंटीग्रेशन यहाँ पे dx, ठीक है, वही तो ऊपर में लिखा गया था ना, यहाँ पे देखो ये साई स्टार साई dx इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद 0 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि Psi1 और Psi2 का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई नहीं किया गया। Psi1 का Psi1 से 1 हो जाएगा, ठीक है, Psi2 का Psi2 के साथ प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक है ना। तो बस ये रिजल्ट हमारा आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, हमें टाइम यहाँ से निकालना है, वी वांट टू कैलकुलेट टाइम। ओके, तो इसमें देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बेसिकली इसमें से कोई एक टर्म हम कॉमन ले लें फिर से, ठीक है ना। जैसे मान लो ई पावर आयोटा E1T और डिवाइडेड बाय H बार, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया C1 मॉडुलस स्क्वायर और प्लस C2 मॉडुलस स्क्वायर और e टू द पावर आयोटा, ठीक है ना, और यहाँ पे E2 इंटू टी और डिवाइड बाय सॉरी E2 माइनस E1 हो जाएगा, यहाँ पे E2 माइनस E1 और इंटू टी और डिवाइड बाय H बार, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ये टर्म, दिस टर्म मे नॉट बी 0, ठीक है ना, ये टर्म जो है 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि देखो यहाँ पे इसमें स्मॉलर टाइम कौन सा होगा, E1 वाला। अच्छा यहाँ टाइम जब निकालेंगे हम लोग तो ये बेसिकली इस तरह से निकलेगा, है ना, E1T डिवाइड बाय H बार। अच्छा उस दिन हम बताए थे ना कैसे, किस तरह एक इस तरह से, तो उस दिन हुआ नहीं था, पर कल ही परसों हम बताए थे ना, लास्ट किसी ने क्लास में पूछा था, तो चलो ठीक है हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि बेसिकली ठीक है, कितने देर के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम, ये ऑर्थोगोनल का कंडीशन देखो हम लोग लगा दिए यहाँ पे बेसिकली, है ना। यही तो है कंडीशन कि इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, 0 आ जाएगा, तो ये बेसिकली हमने प्रोडक्ट कर दिया, ये आ गया। अब देखिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो स्टेट है ना, हम इस पे कंडीशन ऐसा इम्पोज कर सकते हैं कि सपोज करो इनिशियली द स्टेट इज ऑर्थोनॉर्मल एटसेट्रा, ठीक है ना, ये हम कंडीशन लगा सकते हैं, है ना। फर्स्ट वेक्टर को 0 लेंगे, ऐसा बताया था आपने लास्ट क्लास में। दोनों फैक्टर अलग अलग जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि तो दोनों 1 ले लेंगे और उधर जाके ये -1 हो जाएगा एक, तो उसको एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई लिखेंगे। नहीं, ये तो फिर C1 मॉडुलस और ये भी तो बच रहा है, ये दोनों बचेगा ना। तो नहीं देखो नॉर्मलाइज होंगे तो सर, नहीं चलो ठीक है, इसको हम अगर मान लो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि नॉर्मलाइज्ड है ये C1 मॉडुलस स्क्वायर और C2 मॉडुलस स्क्वायर को हम मान लो 1 कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम C1 मॉडुलस स्क्वायर की जगह पे, ठीक है ना, C1 मॉडुलस स्क्वायर की जगह पे हम चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1 माइनस और C2 मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है, दिस वी कैन राइट,
तो यहाँ पे एक मिनट देखो, यहाँ से ऐसे कर दो, ई टू द पावर आयोटा और ई टू टी और डिवाइड बाय एच बार, और यहाँ पे सी वन मॉडुलस स्क्वायर की जगह 1 माइनस सी टू मॉडुलस स्क्वायर लिख दोगे ना। तो देखो सी टू मॉडुलस स्क्वायर और प्लस यहाँ पे सी टू मॉडुलस स्क्वायर हो जाएगा ई टू पावर आयोटा और यहाँ पे ई टू माइनस ई वन और इंटू टी और डिवाइड बाय एच बार आ जाएगा, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ई टू पावर आयोटा ई टू टी और डिवाइड बाय एच बार और 1 प्लस सी टू मॉडुलस स्क्वायर। सर आयोटा E1T होगा ना सर, आयोटा E1T होगा ना, जो पहला वाला जो कॉमन फैक्टर है आयोटा। अरे हाँ चलो ठीक है, हो जाएगा। तो ये जो है इतना आ रहा है। तो यहाँ से देखो बेसिकली ये हमने इन दोनों कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ई टू पावर आयोटा और वहाँ पे ई टू माइनस ई वन और इंटू टी और डिवाइड बाय एच बार और ये -1 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो हमको यहाँ से टाइम निकालना है, ठीक है ना, वी वांट टू कैलकुलेट टाइम, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्या होगा कि हमारा जो है ना, यहाँ से अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, हमें 0 करना है इसे, ठीक है ना, वी वांट टू मेक इट 0, ठीक है। तो सर ऊपर वाले फैक्टर से ही तो आ जाएगा ना सर, ये थर्ड जो। अरे रुको एक मिनट, देखो है ना, देखो इसमें हम 0 करना चाहते हैं, ठीक है ना, वी वांट टू मेक इट 0। तो एक्चुअली क्या है कि ये आइदर, इसमें दो पॉसिबिलिटी है ना, देखो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते थे, यहीं से भी कर सकते थे। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, यही होगा ना, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, एक ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा उस दिन बड़ा सिंपल वे में आ गया था, कैसे आ गया था हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू बताया था सर, 2 वेव फंक्शन ले रखे थे हमने। सर उसमें वहाँ पे ना नहीं, C1 उसमें C2 नहीं था। यस सर। अच्छा वहां पे मतलब ये C1 C2 नहीं दिया हुआ था, उसमें 1 1 जैसा कुछ था, है ना। यस सर, यस सर। अच्छा इसीलिए वो बहुत आसानी से हो गया था, है ना। वही हम सोच रहे हैं उस दिन इतना इजीली कैसे हो गया था, ठीक है। तो वो ये 1 दिया हुआ था, अच्छा ठीक है ठीक है, वो क्वेश्चन था एक्चुअली, दैट वाज ए क्वेश्चन, ठीक है ना। हम सोच रहे थे कि आज कुछ जनरल बता देते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो देखो इसमें जो है ना बेसिकली हम यही सोच रहे थे कि देखो हम लोग और ऑर्थोगोनलिटी का एक मिनट देख लेते हैं, शायद हो जाएगा, ठीक है ना। हम सोच रहे थे कोई जनरल कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें, ठीक है ना। जनरल जानते हो इसमें डेवलप हो नहीं पा रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। देखो मतलब इंटेंशन, मतलब मेन मतलब यही था इंटेंशन कि इससे जो है ना कुछ जनरल कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि उससे होगा, ठीक है ना। इसको पूरा छोड़ दो ये, ठीक है ना। तो देखो इसको हम ऐसा करेंगे ना कि हम ये कहेंगे ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन तो लगा दिए हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है ना, यू जस्ट अप्लाई दी ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से आपको टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, ये कभी 0 नहीं होता है, इट इज नेवर 0 एक्चुअली। आपने कभी सुना है कि एक्सपोनेंशियल 0 हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे ई टू द पावर आयोटा पाई कितना होता है, -1, ई टू पावर आयोटा पाई बाय 2 कितना होता है, आयोटा पाई बाय 2 1 होता है ना, ठीक है। उसी तरह से ई टू द पावर मान लो आयोटा 2 पाई लिख दोगे, तो दैट इज इक्वल टू बेसिकली 1, है ना। ये भी आई होगा। अच्छा ये आयोटा है ना, इक्वल टू आयोटा, ठीक है, ये आयोटा आता है। तो ये कभी, ये जो है ना कभी 0 नहीं होता है, तो इसमें वही देखो इट इज नेवर 0, ठीक है ना, ये नेवर 0 होगा, ठीक है। वही जानते हो, वही हम सोच रहे थे कि उस दिन इतना आसानी से क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पे ये 1 1 था दोनों, ठीक है ना। तो ये नेवर 0 होगा, तो मतलब ये टर्म 0 होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे C1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस C2 मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है, ई टू पावर आयोटा और यहाँ से E2 माइनस E1 और इंटू टी और डिवाइड बाई एच बार इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप इसे 0 करोगे ना, तो आप इसको उस साइड ले जाओ, ठीक है ना। तो ई टू द पावर आयोटा और यहाँ से आ जाएगा E2 माइनस E1 और इंटू टी और डिवाइड बाई एच बार, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस C1 मॉडुलस स्क्वायर और डिवाइड बाय C2 मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो माइनस साइन आ रहा है ना, तो माइनस साइन को देखो हम बताना ये चाहते हैं कि एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं होता है, ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो माइनस साइन आ रहा है इसको हम आयोटा पाई लिख देते हैं यहाँ पे। आयोटा पाई इज, अब देखो आयोटा पाई जो है ना -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा था उसको ऐसे लिख दिए। तो अब हम यहाँ से टाइम निकालने के लिए देखो ऐसा कर सकते हैं कि लेट अस टेक ln बोथ साइड्स,
ln ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाएगा, देखो आयोटा और फिर E2 माइनस E1 और इंटू टी और डिवाइड बाय h बार, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ से आयोटा पाई और प्लस ln और यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा C1 मॉडुलस स्क्वायर बाई C2 मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया। और ठीक है ना, तो बस हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। देखो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो आयोटा कैंसिल हो जाएगा इसमें से, ये आयोटा से डिवाइड करोगे ना तो पाई h बार और डिवाइड बाय E2 माइनस E1, ठीक है ना, ये आ गया यहाँ से। और प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बेसिकली h बार और डिवाइडेड बाय आयोटा और यहाँ पे E2 माइनस E1 है, ठीक है ना, E2 माइनस E1 और फिर इधर आ जा रहा है ln और बेसिकली C1 मॉडुलस स्क्वायर और डिवाइड बाय C2 मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मेमोराइज करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो आपको मेथड समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली कैलकुलेट। तो ये बेसिकली है टाइम आफ्टर विच स्टेट ऑफ द सिस्टम विल बी ऑर्थोगोनल टू इनिशियल स्टेट, ठीक है ना। दिस इज टाइम आफ्टर विच state will be orthogonal to initial state, ठीक है ना, इनिशियल स्टेट पे ऑर्थोगोनल हो जाएगा। so time after which ठीक है state will be orthogonal to initial state, ठीक है सर। हाँ बोलो सर टाइम में आयोटा होगा सर? अरे थोड़ा सोच के बोलो, ठीक है, थोड़ा सोचो फिर बोलो, ठीक है। टाइम में आयोटा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि बेसिकली जानते हो क्या हो, एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना कि ये हमारा, देखो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, देखो टाइम में आयोटा हो रहा है, इधर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, हो सकता है आयोटा कहीं से आ रहा होगा फिर वो कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है ना। देखो जैसे हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन किए ना, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो हमने ये किया, ठीक है, वी डिड ऑल दिस कैलकुलेशन, यहाँ पे आयोटा लग रहा है, ठीक है। ln जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये ln, देखो ln हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे C1 मॉडुलस स्क्वायर और C2 मॉडुलस स्क्वायर का रेशियो है। अगर मान लो यहाँ पे, अच्छा ये जो है हम सोच रहे थे कि अंदर में हो सकता है कुछ नेगेटिव टर्म में, ये रियल है ना। एक मिनट देख, ऊपर वाले इक्वेशन में इक्वल लिख होगा चाहे इमेजरी और पार्ट। एक मिनट नहीं, एक मिनट, देखो यहाँ पे जो है ना, देखो यहाँ से हमने क्या किया कि इसको 0 कर दिया ना, तो ये मतलब इधर जो है हमारा माइनस आ गया था, इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। और ये बेसिकली, अच्छा ये कह रहे हो कि यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दें? हाँ सर, मैथमेटिक्स अगर हाँ वैसा भी कर सकते थे, ठीक है, दैट आल्सो वी कैन डू, है ना। यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते तो ठीक है, रियल टाइम हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो मतलब उसमें C1 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू C2 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा तो मतलब चलो ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है ना बेट, मतलब नहीं आप लोग सही क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। एक मिनट देखो, मतलब जानते हो, ठीक है, यहाँ से हम, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था ना कि हो सकता है यहाँ से ln कुछ नेगेटिव, ये नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि ये मॉडुलस स्क्वायर है, ये मॉडुलस स्क्वायर है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे टाइम कैन नॉट बी इमेजिनरी, टाइम कैन नॉट बी, ठीक है ना, बी इमेजिनरी, ठीक है, ये इमेजिनरी नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जानते हो, मतलब यहाँ पे ऐसे कर दो, देयरफॉर ln C1 मॉडुलस स्क्वायर और C2 मॉडुलस स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि देखो ये 0 हो गया, तो दिस मीन्स ये जो है ना C1 मॉडुलस स्क्वायर डिवाइड बाय C2 मॉडुलस स्क्वायर दैट मस्ट बी 1, क्योंकि ये ln 1 0 होता है ना, तो दैट मीन्स C1 मॉडुलस जो है ना दैट मस्ट बी इक्वल टू C2 मॉडुलस। तो इसका मतलब जानते हो कंक्लूजन ये निकला यहाँ पे कि कोई भी इनिशियल स्टेट जो है ना अगर दिया हुआ है तो आफ्टर सम टाइम जो टाइम एवोल्यूशन से जो स्टेट है ना वो इनिशियल स्टेट का ऑर्थोगोनल तभी होगा जब दोनों C1 C2 जो है ना 1 दिया हुआ होगा, ओके, अदरवाइज कभी पॉसिबल नहीं होगा।
अदरवाइज टाइम देख रहे हो ना, इमेजनरी आ जाएगा। तो इसका मतलब कंक्लूजन देखो यहाँ से ये निकल गया कि ए स्टेट विल बिकम ऑर्थोगोनल टू इनिशियल स्टेट। एक स्टेट जो है ना, ठीक है, एक स्टेट जो है ऑर्थोगोनल टू इनिशियल स्टेट तभी हो सकता है, इनिशियल ऑर्थोगोनल टू इनिशियल स्टेट आफ्टर सम टाइम only if it has फॉर्म। इसका फॉर्म जो है ना ऐसा ही होना पड़ेगा, जैसे साई लिखा हुआ है ना, तो वो साई 1 और प्लस माइनस साई 2 होगा, ठीक है ना, साई 2। तो मतलब इनिशियल स्टेट जानते हो, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, तभी हम बोल सकते हैं कि उसको टाइम एवोल्यूशन कंसीडर करोगे ना, तो आफ्टर सम टाइम इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट जो है वो इनिशियल पे ऑर्थोगोनल होगा। अगर यहाँ पे मान लो हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं सपोज करो, और हम पूछते हैं कि कितने देर के बाद फाइनल स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट पे ऑर्थोगोनल होगा, तो आंसर है कि कभी नहीं होगा, ठीक है ना। वही कंक्लूजन निकल गया हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। देखो हम लोग वही कह रहे थे कि लास्ट क्लास में जब सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, तो वो बड़ा जल्दी से सॉल्व हो गया था, तो उसमें दिया हुआ था C1 और C2 जो है ना 1 दिया हुआ था, वो इसीलिए 1 दिया हुआ था। देखो चलो अच्छी बात है, यहाँ से जानते हो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल गया कि यहाँ पे जो है ना 2 3 वगैरह अगर लिख देंगे ना, तो कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि फाइनल स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट पे ऑर्थोगोनल होगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मतलब दोनों हमें 1 चाहिए। क्या कह रहे हो? मोड C1 इसमें अपना ये रिजल्ट है, मोड C1 और मोड C2 का रेशियो 1 होना चाहिए, तो वो तो सेम हो ही सकते हैं ना, 1 होना ही जरूरी थोड़ी है। अरे हाँ वही तो 2 3 लिखेंगे तो रेशियो 1 नहीं होगा ना, ठीक है। वो तो फिर बात तुम लोग थोड़ा देखो, एक मिनट, हम दोनों का रेशियो 1 होगा तो इसका मतलब दोनों कॉमन हो जाएंगे ना, तो ये तो ग्लोबल फैक्टर हो जाएगा। तो ग्लोबल फैक्टर तो कुछ भी लिख सकते ही है, समझ गया ना। यहाँ तो कुछ ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, तो अल्टीमेटली अंदर में क्या होगा, अंदर में 1 1 ही तो होना चाहिए, 1 या -1 होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ही होगा, ठीक है। वो तो फिर ग्लोबल फैक्टर हो गया ना, तो ग्लोबल फैक्टर का तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो अंदर में जो टर्म होना चाहिए ना, वो मतलब उसका मॉडुलस जो है दोनों का बेसिकली इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये चलो ठीक है, तो इसका मतलब देखो हम अब ये जो है ना कंक्लूजन ये निकल गया कि ये वाला टर्म हमारा 0 है, तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल होने का टाइम इसको तो 0 ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इतने टाइम के बाद ऑर्थोगोनल हो जाएगा पाई h बार और डिवाइड बाय E2 माइनस E1, ठीक है ना। तो मॉडुलस लिख दो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्योंकि नेगेटिव ताकि ना हो, तो ये ऑर्थोगोनल होने का टाइम है, ठीक है ना, टाइम टू बिकम ऑर्थोगोनल, ठीक है, टू इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल होने वाले टाइम में आप देखो पाई h बार सिर्फ आ रहा है, ठीक है ना, और सेम हो जाने वाला टाइम जो था ना, देखो सेम होने का जो टाइम था वहां पे, उसमें आपने देखा यहाँ पे देखो इसमें कैलकुलेशन कराया गया था, वो 2 पाई h बार आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी ध्यान रखोगे ये जो है ना मॉडुलस ले लोगे यहाँ पे, ताकि नेगेटिव ना आए। टाइम पीरियड ऑफ वेव फंक्शन, या इसको आप बोल सकते हो टाइम टू बिकम सेम एज इनिशियल स्टेट, ठीक है, टाइम टू बिकम सेम एज इनिशियल स्टेट, ठीक है ना। तो इनिशियल स्टेट के सेम आ जाने का ये टाइम है, ठीक है। तो ये 2 चीजें जानते हो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, ओके। हाँ, किसी को और कुछ डाउट है क्या? सर यहाँ पर टाइम टू बिकम ऑर्थोगोनल जब होगा तो मतलब ये भी एक पीरियड टाइप का होगा ना, मतलब पाई h ओवर E2 माइनस E1 के बाद 2 पाई h का ओवर E2 माइनस E1 पे भी ऑर्थोगोनल होगा, तो उस टाइम पे वो नहीं, देखो एक्चुअली क्या है कि वो ऑर्थो ये जो हो रहा है ना बेसिकली टाइम टू बिकम सेम जब निकाल रहे थे ना, देखो यहाँ पे जैसे ऐसे निकाले, यहाँ पे वेव फंक्शन C1 ऐसे लिखा गया था, C1 C2, उसमें से ये कॉमन ले लिया। अब सेम वाले में जानते हो ये कंडीशन नहीं हुआ कि C1 और मॉडुलस और C2 मॉडुलस सेम होना चाहिए। इसमें मतलब कोई स्टेट अगर ऐसे भी दिया हुआ ना साई इक्वल टू 2 साई 1 और प्लस 3 साई 2, तो इसमें हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने देर के बाद ये स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेट के इक्वल हो जाएगा, या कितने देर के बाद स्टेट ऑफ द सिस्टम अपने आप को रिपीट करेगा। हम इसमें पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन अब हम इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे कि कितनी देर के बाद ये जो है ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ हो जाएगा। इसमें पॉसिबल नहीं होगा ऑर्थोगोनल टू, तो ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ होने के लिए ये दोनों कोएफिशिएंट का मॉडुलस इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली बात, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये
ठीक है, तो इसको टाइम पीरियड बोल सकते हो आप, क्योंकि ये हर वेव फंक्शन के लिए ट्रू होगा ना, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल वेव फंक्शन विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट्स। तो ये टू स्टेट सिस्टम के लिए डिस्कशन हुआ है, ठीक है ना। मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है ना वो टू स्टेट का ही आता है, ठीक है। तो आप लोग देख लोगे असाइनमेंट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, इन दोनों कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब हम लोग देखो आते हैं डिस्कशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे, ठीक है ना। देखो डिस्कशन, सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना। सर अभी तक कितना हुआ होगा? अभी तक बहुत हो गया है, ठीक है। अब तो बहुत लेट आ रहे हो, 1 घंटा हो गया, तो अब तो बहुत कुछ हो गया ना। सर एक बार नीचे लास्ट क्लास ये था। सर सपोज एक स्टेट है जहाँ पर सर C1 और C2 सेम है, सो वहाँ पर t इक्वल्स टू 2 पाई h बार ओवर E2 माइनस E1 टाइम होगा, तो वहाँ पर एक साथ ऑर्थोगोनल और वो स्टेट सेम इनिशियल हाँ क्या कह रहे हो सर? हाँ, एक हमारे पास स्टेट है जहाँ पर C2 एंड C2 सेम है, तो वहाँ पर तो हम ये दोनों टाइम कंपेयर कर सकते हैं ना। सो वहाँ पर जब ऑर्थोगोनल टाइम का डबल होगा तो फिर तभी भी तो वो ऑर्थोगोनल रहेगा ना, और उसके साथ साथ वो इनिशियल स्टेट के इक्वल होगा। सो वहाँ पर एक साथ ऑर्थोगोनल एंड सेम कैसे होगा मतलब? अच्छा, ये कह रहे हो कि मतलब कभी ऐसा हो गया कि t इक्वल टू, मान लो साई दिया हुआ है हमारा, साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2, ऐसा हो गया। हाँ हाँ, यही कह रहे हो ना? हाँ। अच्छा, नहीं तो ये जो है ना मतलब नहीं, तुम तो क्वेश्चन गलत क्रिएट कर रहे हो ना। मतलब ये कैसे पता चला कि फिर वो 2 पाई, हमने ये आपको बताया ना, एक्चुअली फ्रेमिंग, क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपकी गलत है। आप ये बोल रहे हो ना, हमने ये बताया ना आपको कि पाई h बार अपॉन E2 माइनस E1 पे ऑर्थोगोनल हो जाएगा, तो आपने ऐसे कैसे कंक्लूड कर लिया कि फिर 2 पाई पे भी ऑर्थोगोनल होगा? हाउ डू यू नो दैट? ये कहाँ से निकाला आपने कंक्लूजन कि 2 पाई पे भी? हमने तो आपको पाई से बताया ना कि पाई h बार अपॉन E2 माइनस E1 पे ऑर्थोगोनल होगा, तो 2 पाई पे आपने कैसे निकाल लिया कि ऑर्थोगोनल होगा? ये बताइए पहले, ये कंक्लूजन कहाँ से आया? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि इतना 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 इंटरवल पे ऑर्थोगोनल होता जाएगा। मैथमेटिक्स अप्लाई करिए फिर से, देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई करिए। सर हम वहाँ पर भी इन लगा सकते हैं ना, मतलब नहीं, कैसे लगा पाई जो सकते हैं? है देखो एक मिनट, मैथमेटिक्स हवा में नहीं चलता है, समझ गए ना? कैन यू प्रूव इट? देखो कुछ भी जब मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसमें ध्यान रखो कि यू शुड बी एबल टू प्रूव दैट, ओके। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से वहां पे पाई लग, कभी कभी जानते हो क्या होता है कि इतना जो आप लोग इस तरह से बात करते हो ना, कि जैसे मतलब क्लास में तुरंत बोल दिया कि ये लगा देंगे, तो कभी कभी हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी देखो अब बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो होता क्या है कि आप ये देखो, मतलब जानते हो मैथमेटिक्स हवाबाजी नहीं है कि आप कुछ भी बोलने लगोगे, ठीक है। जो भी कह रहे हो ना, जैसे देखो तुमने क्वेश्चन क्रिएट किया कि 2 पाई पे भी ऑर्थोगोनल होगा, थोड़ी देर के लिए तो हम भी कंफ्यूज हो गए। देखो हो क्या रहा है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टर कितना था, आप देखो यहाँ पे, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ना कैलकुलेशन, देखो इसको हम उधर ले गए, तो यहाँ पे फैक्टर था माइनस वन था ना, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? ई टू द पावर आयोटा पाई से। तो क्या -1 को आयोटा 2 पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? नहीं और तो फिर समझ गया ना? तो ये -1 को आप किस से रिप्रेजेंट कर सकते हो? ई टू द पावर आयोटा पाई से, और नेक्स्ट क्या होगा? ईट पावर आयोटा ई पाई से, ईट पावर आयोटा पाई से, समझ गया ना? अगर क्वेश्चन ये बोलोगे ना कि कौन कौन से टाइम पे ऑर्थो, तो अब समझ में आ गया ना कि यहाँ पे आयोटा पाई की जगह नेक्स्ट जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? आयोटा 3 पाई। तो इसलिए जानते हो क्या होगा कि यहाँ पे जो अगर ये पूछा जाता है ना कि ऑर्थोगोनल कौन कौन से टाइम पे होगा, तो टाइम अगर हम ऐसे लिखे हैं, देखो टाइम्स एट विच स्टेट विल बी, ठीक है ना, विल बी ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल टू इनिशियल स्टेट, ठीक है ना। तो कौन कौन से टाइम पे ऑर्थोगोनल होगा, तो वो टाइम अगर निकालना है ना, तो ऐसे निकलेगा पाई h बार अपॉन E2 माइनस E1, ठीक है ना। और यहाँ पे निकलेगा 3 पाई h बार अपॉन, ठीक है ना, E2 माइनस E1, ठीक है। फिर ये बेसिकली 5 पाई h बार अपॉन, ठीक है ना, E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये इस तरह से निकलेगा, ठीक है ना। और उसी तरह से यहाँ पे जो हम देखो बताए यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो इनिशियल स्टेट वाला केस था ना कि टाइम
टाइम टू बिकम सेम एज इनिशियल स्टेट। तो अगर इसमें भी हम टाइम्स निकालते हैं ना, टाइम्स एट विच, ठीक है, एट विच साई एक्स टी इज इक्वल टू साई एक्स जीरो, ये दोनों जब इक्वल होंगे तो वो टाइम बेसिकली हमारा ऐसे निकल रहा है 2 पाई एच बार अपॉन E2 माइनस E1, ठीक है ना, ये निकलेगा। उसी तरह से यहाँ निकलेगा 4 पाई एच बार, ठीक है ना, अपॉन E2 माइनस E1, ठीक है, फिर 6 पाई एच बार निकल जाएगा, ठीक है ना, अपॉन E2 माइनस E1। तो इन सभी टाइम पे जो फाइनल स्टेट है वो इनिशियल के इक्वल होगा, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम तो मैथमेटिक्स थोड़ा करके देखोगे ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये तो ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग भी लिख लोगे, ठीक है ना, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। नाउ डिस्कशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है, तो डिस्कशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना, ये हम लोग तो देखिए किसी भी ऑपरेटर का हम बताएं आपको लास्ट क्लास में कि अगर आप किसी भी ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है ना, यू आर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी ऑपरेटर, जैसे ए है, तो इसका तरीका हमने ये बताया था कि साई बेसिकली स्टार और ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, फिर साई और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, मान लीजिए एक्स पे इंटीग्रेट करें, या फिर कभी ऐसा हो सकता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है ना, इस तरह से। ये दोनों इक्विवेलेंट नोटेशन है, ठीक है ना, मतलब ये ज्यादा जनरल है, दिस इज मोर जनरल, क्योंकि ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब ऑपरेटर मान लीजिए आपका मैट्रिक्स से रिप्रेजेंटेड है तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और अदरवाइज फिर ये इंटीग्रेशन, ये जो है ना इंटीग्रेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। तो अगर कभी जैसे मान लीजिए आपको ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो बस आप क्या करोगे, जैसे इस नोटेशन में लिखोगे तो साई और यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है ना, साई और डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अगर देखो ये 1D में ऐसा लिखा जा रहा है, अगर 3D में लिखेंगे तो यहाँ पे डीवी वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। 3D में जो लिखोगे ना तो 3D में ऐसा होगा साई स्टार, ठीक है ना, और ए स्क्वायर और साई और यहाँ पे डी टॉ, ऐसे वॉल्यूम एलिमेंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। तो ठीक है, या फिर हम ऐसे देखो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इस नोटेशन में लिखोगे तो ये ब्रा साई और ये केट साई ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही है बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हम लोग ये तो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। तो देखो ए स्क्वायर का ये बेसिकली ए स्क्वायर का एवरेज निकल गया, ठीक है ना। ये एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होता है ना वो बेसिकली एवरेज होता है, मीन वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक टर्म आता है अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी जो है ना वो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालते हैं हम लोग, देखो इसको डेल्टा ए लिखते हैं, ठीक है, और दिस इज डिफाइंड एज, ठीक है, अनसर्टेनिटी जो है ना वो ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और माइनस ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे और उसका फिर स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना, दैट इज द अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो कभी अगर किसी मेजरमेंट में पूछा जाता है ना कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ओके, तो आप ये ध्यान रखोगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप ए स्क्वायर का निकाल लोगे, फिर ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और दोनों से आप ये निकाल देंगे, ठीक है ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे ये कुछ बेसिक डेफिनेशन दिया गया, ठीक है ना। अब देखो हम लोग 1 by 1 जो हम लोग प्रीवियस केसेस में क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखो अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सर सर 3D को हम लोग ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3D भी ऐसा ही लिखा रहेगा, ब्रैकेट में यही रहेगा, ठीक है ना, ब्रैकेट में यही रहेगा, ठीक है। तो देखो 3D को ब्रैकेट में नहीं लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि 3D को ब्रैकेट में लिख देंगे, ये जरूरी नहीं, ये एक नोटेशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको लिख करके आप 3D में, जैसे आपका मान लीजिए वेव फंक्शन 3D में लिखा रहेगा तो आप इसको क्यों लिखोगे, इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं। ये एक जनरल नोटेशन है और ये मतलब बताता है कि आपका ये चीज जो है ना, देखो इस नोटेशन का मतलब क्या है। ऐसा नहीं है कि हम ब्रैकेट फॉर्म में 3D, मान ली वेव फंक्शन हमारा ऐसे लिखा हुआ है e⁻⁻r/a और इंटू कॉस थीटा, मान लो ऐसा लिखा हुआ है वेव फंक्शन हमारा। अब इसको हम पूछेंगे कि इस फॉर्म में हम कैसे लिखें, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। ये जानते हो देखो क्या है, ये एक जनरल नोटेशन है, जनरल नोटेशन है ये जनरल नोटेशन जो है ना, ये ध्यान रखोगे, इट कैन बी इंटीग्रेशन भी हो सकता है, ये इट कैन बी इंटीग्रेशन और या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे, एक मिनट, इसको देखने से आपको क्या लग रहा है? इसको तो आप नहीं बोल सकते हो ना कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। इसको देख करके ऊपर वाले को बोल सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है? नो सर। नहीं बोल सकते हैं, ये तो कंफर्म है कि इंटीग्रेशन है। तो इसीलिए जानते हो एक जनरल नोटेशन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, कि ये जो है ना कुछ भी हो सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, इंटीग्रेशन भी। अब देखो क्या होगा कि मान लीजिए आपका स्टेट जो है ना वो एक मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको क्विकली समझ जाना है कि ये नोटेशन अब इंटीग्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो हम इससे यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये वाला अब नहीं लिखेंगे हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम जो है ना ऐसा दिया हुआ है, मान लो 1 0 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप समझ जो मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब अब ये वाला लिख करके हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स में अब लिखेंगे, समझ गए ना। मतलब ऐसे लिखेंगे, ये जो हमारा ऑपरेटर है वो एक मैट्रिक्स बनेगा, और ये वाला स्टेट दिया हुआ है ये 1 0 लिखेंगे, और ये जो है ना यहाँ पे रो मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 ऐसे लिखेंगे। मतलब इसको तो कभी लिखना ही नहीं है, समझ गए ना। वी डोंट राइट दिस, ओके। हम इसको मतलब ये एक जनरल नोटेशन है, ये इंडिकेट करता है कि कभी मैट्रिक्स भी आ सकता है, कभी बेसिकली ये भी इंटीग्रेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये नोटेशन चाहे कुछ आप 3D में बोलो 2D में, सब में यही रहेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अनसर्टेनिटी ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो हम ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह की बात की है ना, इसको हम बेसिकली पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, ये चलो कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स बताते हैं आपको पहले, ठीक है ना। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो जनरल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो देखो कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स ये है, जैसे मान लीजिए अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकाल रहे हो, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ठीक है, विल बी 0 इफ, ठीक है ना, साई जो है ना रियल है, ठीक है। मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप निकालोगे ना तो हमेशा 0 आता है इफ साइज रियल, क्योंकि देखो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। जैसे आप देखिए, हम मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखोगे साई स्टार, ठीक है ना, और यहाँ पे मोमेंटम का ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस, और ये डेल ऑपरेटर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे साई आ जाएगा, और इसको मान लो वॉल्यूम पे ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखो मोमेंटम एक रियल क्वांटिटी है, इट शुड बी रियल। मोमेंटम इमेजिनरी क्वांटिटी तो नहीं होता है ना। तो अब इसमें देखो ये रियल है, ये भी रियल है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी जाएगा कहाँ, ये इमेजिनरी बच जाएगा ना। तो अगर ये नॉन जीरो आंसर आएगा ना तो ये आयोटा बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये 0 हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो इट बिकम 0 एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे वेव फंक्शन अगर रियल है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 आता है, ठीक है। नाउ अनदर थिंग, देखो जैसे अगर आप क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू सपोज करो पोजीशन का निकाल रहे हो, यू आर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है ना। और पोटेंशियल जो है ना वो बेसिकली सिमेट्रिक है, ठीक है ना, पोटेंशियल इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो देखो जैसे ऐसा है, देखिए हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है ना, इज इक्वल टू बेसिकली होगा सम, जैसे किसी भी कोऑर्डिनेट का आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ठीक है, तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, अबाउट विच, ठीक है, अबाउट विच बेसिकली पोटेंशियल इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन अगर आप निकालेंगे ना तो वो वैल्यू आपको जरूर मिलेगा। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि हमने पहले बोल दिया ना पोटेंशियल इज सिमेट्रिक का मतलब हम ये मान कर चल रहे हैं कि इफ पोटेंशियल इज सिमेट्रिक, इफ मतलब ये डिस्कशन तभी अप्लाई होगा जब पोटेंशियल सिमेट्रिक है, पोटेंशियल इज सिमेट्रिक। अगर पोटेंशियल जो है ना वो सिमेट्रिक है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं तो आपको देखो समझ में आ जाएगा एग्जांपल, ठीक है। तो कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका जरूर ध्यान रखोगे। देखो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम पार्टिकल इन बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल में पार्टिकल इन ए बॉक्स, ठीक है। तो पार्टिकल इन बॉक्स की बात अगर हम करें, ठीक है ना, तो देखिए पार्टिकल इन बॉक्स मतलब ऐसा है सिचुएशन, ठीक है। ये मान लो x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू a है, ठीक है ना। तो इधर पोटेंशियल इन्फिनिटी है, इधर पोटेंशियल इन्फिनिटी है, ठीक है ना।
और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है अंदर में। अब आप देखो यहाँ पे ये जो मिड लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन के अबाउट अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना, यहाँ पे x इक्वल टू ये a/2 है। अब देखिए x इक्वल टू a/2 लाइन जो है ना वो सिमेट्रिक लाइन है, ठीक है। इसके इधर जितना पोटेंशियल है, देखो इससे a/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल इन्फिनिटी हो गया, इससे a/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक लाइन है, देखो दिस इज द सिमेट्रिक लाइन, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो इस पॉइंट के बाद पोटेंशियल सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो हमारा है यहाँ पे इसमें पार्टिकल बॉक्स में v ऑफ x इज सिमेट्रिक, ठीक है, अबाउट, ठीक है, x इक्वल टू a/2। तो a/2 के अबाउट सिमेट्रिक है ना। तो इसमें अगर आप बेसिकली x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे ना इस डिफरेंट स्टेट्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बेसिक इसका आंसर जो आएगा वो बेसिकली, ठीक है ना, डिफरेंट स्टेट्स के रिस्पेक्ट में x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो a/2 आंसर आएगा, ठीक है ना, यू विल गेट a/2, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाला जा रहा है ना, जैसे मान लीजिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू वी आर कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू साई एन, कोई भी स्टेट, किसी भी स्टेट के रिस्पेक्ट में निकालो, ठीक है ना, जो इसके आइगन स्टेट्स हैं, ठीक है ना, साई एन एक्स और फिर यहाँ साई एन स्टार एक्स और साई एन और डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे 0 से a तक, क्योंकि x वेरी कर रहा है 0 से a तक। तो ये बेसिकली हमारा a/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे साई एन जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2/a और इंटू साइन n पाई x अपॉन a, ठीक है ना। तो ये इनमें से कोई भी स्टेट ले लो 1 2 3 4 5 सभी के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू यही आने वाला है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट। अब अगर मान लीजिए हम इसमें इस तरह से देखिए, जैसे ले लें, अगर सपोज करो यहाँ पे हम कह देते हैं -a/2 है और ये +a/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब मिड, अब जो सिमेट्रिक पॉइंट है ना वो ऑरिजिन है, सिमेट्रिक पॉइंट इज ऑरिजिन। तो इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे ना तो दैट विल बी 0, ठीक है ना। तो इसमें किसी भी स्टेट के रिस्पेक्ट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालिए तो दैट कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है ना वो एवरेज वैल्यू होता है। तो पार्टिकल इधर जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना ही टाइम इधर स्पेंड करेगा, ठीक है ना। मतलब पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में जितना है उतना ही इस रीजन में भी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, आप जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे ना तो एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू यही निकलेगा x इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का सम करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान रखोगे। इसका यूज हम लोग कई बार कैलकुलेशन में करते हैं पोजीशन और इससे रिलेट करके, ठीक है ना। मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन वैल्यू ध्यान रखोगे, वेव फंक्शन जब भी रियल होगा तो डायरेक्ट 0 लिख देना है, कैलकुलेशन कभी नहीं करना है, ठीक है ना। एग्जाम में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखोगे कि इन चीजों का ध्यान रख करके कैलकुलेशन को सिंपल किया जा सकता है, ठीक है। ओके, अनदर पॉइंट आप ध्यान रखोगे, देखो टू कैलकुलेट, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी स्क्वायर एंड, ठीक है ना, पी स्क्वायर का एंड जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सभी जो है ना देखो टू कैलकुलेट पी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, बेसिकली ये हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है ना, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। वी कैन also use, we can use Virial theorem, Virial थ्योरम, हम वेरियल थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट ध्यान रखो, एक हम देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम के बारे में हम आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन के बारे में, और एक हम ये बता रहे हैं कि हम इसको वेरियल थ्योरम यूज कर सकते हैं इफ v ऑफ x इज गिवन, ठीक है ना, गिवन एज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन की तरह दिया हुआ है ना, मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की तरह नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए जैसे इस केस में जो v ऑफ x दिया रहता है ना वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की तरह दिया रहता है। यहाँ पे आप देखते हो ना कि अंदर में पोटेंशियल 0, बाहर में इन्फिनिटी, सडन चेंज हो गया, तो ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की तरह दिया हुआ है। अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है ना हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन की तरह दिया हुआ है तो आप वीरियल थ्योरम से भी ये निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब वीरियल थ्योरम हम आप लोग को बताया है ना पहले भी क्लास में, याद है ना वीरियल थ्योरम क्या था? वीरियल थ्योरम, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द वीरियल थ्योरम? काइनेटिक एनर्जी को, हाँ, इसमें ये बताया गया था कि देखो अगर इसमें ऐसा है कि इफ, वीरियल थ्योरम ये था कि इफ, ये याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हर जगह यूज होता है ये, ठीक है ना। तो इसमें ये बताया गया था कि अगर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसा है v ऑफ x इज इक्वल टू
सम कांस्टेंट k और x टू द पावर मान लो n है, ठीक है ना, n या जो भी है मान लो s है यहाँ पे, ठीक है ना, पावर s है, तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, तो दैट विल कम आउट टू बी s/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एवरेज, ये आएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, हम लोग एनर्जी जब लिखते हैं ना, देखो एनर्जी इज इक्वल टू, तो ऐसे लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल है ना, ये टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है ये, ठीक है ना, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। तो देखो क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल में जो है ना एनर्जी कंजर्व्ड होता है, तो इस केस में एनर्जी कंजर्व्ड है, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व मतलब ई जो है ना वो कांस्टेंट है, ई इज कांस्टेंट। तो देखो क्या होगा कि अगर आप इसका एवरेज लेते हो ना दोनों साइड, तो ई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एवरेज तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एवरेज और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एवरेज, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा और ये हम लोग कह देंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो इन दोनों को यूज करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आप काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो ना, तो इसको लिख दोगे p²/2m। हम काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मान लो हम p²/2m। तो जब इसका एवरेज निकालोगे ना, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, तो यहाँ से बेसिकली देखो ऐसा हो जाएगा, p² एवरेज विल कम आउट टू बी 2m और इनटू काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी एवरेज ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो p²/2m जो है वो काइनेटिक एनर्जी एवरेज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का डिस्कशन है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिलेटेड कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी को हम अप्लाई करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ठीक है ना। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यस सर, हो गया। ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा जाता है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के x² है, ठीक है ना, हाफ के x²। और इसमें जो वेव फंक्शन हम लोग लिखते हैं साई, ठीक है ना, साई n जो लिखा जाता है, ठीक है ना, वो हम लोग बेसिकली कुछ इस तरह से लिखा गया था ना, देखो रूट अंडर अल्फा, क्या था कुछ याद आ रहा है, 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n रूट पाई, ऐसा है ना, और फिर hn अल्फा x, और फिर e टू माइनस अल्फा स्क्वायर x²/2, ऐसे ही था ना, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये था और बस यही था, है ना। और अल्फा इज इक्वल टू था रूट अंडर m ओमेगा अपॉन h कट, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से बेसिकली, ठीक है, तो ये है हमारा वेव फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है ना, देखो ये हर्माइट पॉलिनोमियल आ जाता है यहाँ पे, तो इसको यूज करके इंटीग्रेशन वगैरह कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस देखो इस पोटेंशियल एनर्जी को आप प्लॉट करोगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करेंगे तो आप देखो यहाँ पे ये ऐसा होगा, ये x है और ये v ऑफ x है, ठीक है। तो आप देखिए ये जो वेव फंक्शन है ना, इसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो ये साई जो है वो आप देखिए रियल है, दिस इज रियल, ये एक रियल वेव फंक्शन है। तो इसीलिए जानते हो इसमें p ऑफ x का आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में p ऑफ x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आ जाएगा। और आप ये देखो ये ओरिजिन है, तो हम ये कह सकते हैं v ऑफ x जो है ना वो बेसिकली सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट, ठीक है, अबाउट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के अबाउट ये सिमेट्रिक है। तो x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो इसमें अगर x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे ना तो 0 आएगा, ठीक है ना, किसी भी स्टेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एनी साइन, किसी भी साइन के, ठीक है ना, मतलब ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, किसी भी स्टेट के रिस्पेक्ट में निकालिए ये मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए कोई सा भी वेव फंक्शन हम यूज करेंगे तो ये जरूर 0 आएगा, ओके। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करते हैं px, ठीक है ना, स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये हम निकालना चाहते हैं, या फिर x² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू साइन, है ना, ये निकालना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जानते हो बहुत मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन जो लोग स्पेशल फंक्शन पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वो लोग कर सकते हैं इसे, ठीक है ना, यूजिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन रिलेशन,
रिकर्शन रिलेशन कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, उससे फिर ये निकल सकता है, ठीक है ना। लेकिन उतना हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, देखो इसीलिए हम जो है ना यहाँ पे विरियल थ्योरम लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करो, यूज विरियल थ्योरम, ठीक है। देखो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना क्वांटम मैकेनिक्स का, ये बेसिकली क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। तो विरियल थ्योरम में भी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू होगा, हमने आपको बताया है कि वो S/2 लिखा जाता है, S/2 और पोटेंशियल एनर्जी एवरेज। तो S कोऑर्डिनेट का पावर होता है, यहाँ पावर 2 है ना, तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एवरेज, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी एवरेज के इक्वल आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज के इक्वल है, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पे अगर हम लोग, ठीक है, तो इसमें एनर्जी जब लिखोगे आप, एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, इसे 1 कर दो, ठीक है। तो हम इसका एवरेज लेंगे, एनर्जी कांस्टेंट है तो इसमें यहाँ पे बस एवरेज आ जाएगा। तो अब देखिए दोनों आपस में इक्वल हैं, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एवरेज। तो इसका मतलब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू E/2, और काइनेटिक एनर्जी एवरेज भी जो होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू E/2, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए कि ये दोनों इक्वल हैं आपस में। तो अब हम देखो यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, ये दोनों E/2 आ गया। सो नाउ नाउ व्हाट यू डू इज, काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो लिखा है ना, देखो जैसे ये काइनेटिक एनर्जी ये यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू E/2 लिखा गया है, ठीक है। तो हम इसमें ऐसे लिख देंगे, देखो दिस विल बी इक्वल टू Px² / 2m एवरेज इज इक्वल टू, E का वैल्यू लिख दोगे ऐसे H×ω, और ये नीचे 2 हो गया और n+½ हो गया। एनर्जी हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर में यही एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ठीक है, तो यहाँ से Px², 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Px² एवरेज आप निकालोगे ना, तो ये हो जाएगा H×ω और इंटू m और n+½ ठीक है। यही इसका आंसर है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में आप ध्यान रखोगे Px² एवरेज इतना निकल गया, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, सो दैट इज द Px² एवरेज। अब अगर हम यहाँ पे देखो फिर से यूज करें, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू E/2, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज में आप ऐसे लिख दोगे ½ kx², ठीक है ना, एवरेज इज इक्वल टू ई की जगह फिर वही लिखोगे आप H×ω और n+½ ठीक है। और ये नीचे 2 था, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। k की जगह पे देखो k इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m⍵² होता है। ओमेगा इक्वल टू आप सभी जानते हो ना, √k/m होता है, तो वहां से आ जाएगा k इक्वल टू m⍵²। तो यहाँ से आप देखिए m⍵² आ गया और ये स्क्वायर एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू H×ω और n+½ ठीक है, दिस यू गेट। तो यहाँ से आप देखिए x² का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी H× और 1 ओमेगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 1 ओमेगा कैंसिल होगा तो H×/m⍵ होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे n+½ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x² हो गया। सो दिस थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ओके, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। x² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालिए P²। तो ये हम जानते हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो निकालने का तरीका है ना, उससे नहीं निकाल रहे हैं, उससे कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आपको स्पेशल फंक्शन के टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली ये निकल गया। तो हम लोग अगर सपोज करो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना चाहते हैं सपोज, ठीक है ना, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऐसा होगा x² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। तो x² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप देखो ये निकल गया है H×m⍵, और ये n+½ है, ठीक है, दिस वी आर गेटिंग। और x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये बस इसका रूट बच जाएगा, यहाँ पे -0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ΔX हो गया। और ΔPx अगर निकालते हो आप, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है ना, ये अनसर्टेन पोजीशन, ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, तो यहाँ से फिर वैसे ही होगा Px² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू और माइनस Px का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो Px² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये आ रहा है यहाँ पे H×ω और इंटू m, और ये n+½ हो जाएगा,
ठीक है, -0 हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू गेट। ओके, तो यहाँ से आप देखिए डेल्टा पी एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो निकल रहा है यहाँ पे, ये h क्रॉस ओमेगा और m और इंटू n+12 है, ठीक है। तो ये सभी कुछ देखो पूछा जा सकता है। एक लास्ट देखो हम कैलकुलेशन करा दे रहे हैं, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट अगर आप करते हो ना, तो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट देखो डेल्टा एक्स और इंटू डेल्टा पी एक्स, ठीक है। तो दैट ये प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का, आप देखो यहाँ से डेल्टा एक्स ये निकला हुआ है और डेल्टा पी एक्स ये निकला हुआ है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो देखो एम और ओमेगा, एम ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और एच क्रॉस और ये n+12 ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h क्रॉस n+12, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये सभी देखो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, इसलिए ये बेसिकली करा दिया गया है। ओके, तो इसमें देखो अगर हम ग्राउंड स्टेट के लिए निकालते हैं ना, देखो फॉर ग्राउंड स्टेट, तो डेल्टा एक्स और इंटू डेल्टा पी एक्स दैट विल बी इक्वल टू, ग्राउंड स्टेट के लिए हम लोग जानते हैं n इक्वल टू 0 लेना पड़ता है, तो n 0 ले लोगे तो यहाँ से h क्रॉस और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो देखो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट जो है ना, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स h क्रॉस बाय 2 आ रहा है ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो अगर आप वेव फंक्शन चेक करेंगे ना, देखिए ग्राउंड स्टेट के लिए जो वेव फंक्शन है, ओके ये देखिए हमारा वेव फंक्शन है। हम आप लोग को ये बताए थे कि जैसे h0 अल्फा एक्स आप निकालते हो ना, तो दैट इज इक्वल टू बेसिकली हमारा 1 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो फंक्शन जो बचेगा ना वो बस यही बचेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ग्राउंड स्टेट के लिए जो है ना, देखो फॉर ग्राउंड स्टेट साई 0 जो है ना हमारा बेसिकली सिर्फ इस फॉर्म में बचता है, देखो एक्सपोनेंशियल e⁻⁴²x² इस फॉर्म का है, ठीक है ना। और कोई डिपेंडेंस नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा करो इक्वालिटी में लिखोगे ना तो सम कांस्टेंट यहाँ पे a लिख दिया गया, ये है। तो देखो ये जो e⁻⁻x² का जो वेव फंक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं गॉसियन वेव फंक्शन। दिस इज कॉल्ड गॉसियन वेव फंक्शन है, ये इसको गॉसियन वेव फंक्शन बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि इसका मतलब ये इस जब हम वेव फंक्शन गॉसियन वेव फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट जो है h/2 आ रहा है। तो अदरवाइज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बताया जाता है ना, देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, इसमें ये बताते हैं हम लोग कि डेल्टा एक्स और इंटू डेल्टा पी एक्स दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू h/2, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे h/2 के इक्वल आ गया। तो आप ये ध्यान रखोगे कि इस गॉसियन वेव फंक्शन के लिए सिर्फ जो है ना अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट h/2 होता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज मिनिमम फॉर गॉसियन वेव फंक्शन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ओनली, ठीक है ना, ओनली फॉर गॉसियन वेव फंक्शन, ठीक है ना, ओनली फॉर गॉसियन वेव फंक्शन अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ठीक है, ओनली फॉर गॉसियन वेव फंक्शन अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू h/2, ठीक है ना। ये जो है ना इज मिनिमम, ऐसे भी कह सकते हो, इज इक्वल टू दिस, और ये जो है ना मिनिमम है बेसिकली, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज मिनिमम फॉर गॉसियन, ये भी हम लिख सकते हैं। देखो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट मिनिमम फॉर गॉसियन वेव फंक्शन, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज मिनिमम फॉर गॉसियन वेव फंक्शन, इज दैट ओके? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया, ठीक है, रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर चलो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो इसी से क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर चल रहा है डिस्कशन, तो एक दो क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में पॉस्टुलेट्स बताया गया ना, उससे रिलेटेड भी चलो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, स्टेट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन एज, ठीक है ना। स्टेट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है ना वो इस तरह से दिया हुआ है, साई इज इक्वल टू, ठीक है ना, मान लो ऐसे दिया हुआ है साई 0 प्लस सम, ठीक है ना। यहाँ पे
2 psi1 दिया हुआ है और प्लस सपोज करो 3 psi3 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है वेव फंक्शन, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन इज इफ हियर साई एन, जो मतलब 1 2 3 ऐसे करके लिखा हुआ है ना, ये साई एन इज साई एन आर कर दो आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। ये आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन है, ठीक है ना। तो हियर साई एन आर आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ एनर्जी इज measured, ठीक है, what are the possible आउटकम, ठीक है। और एनर्जी मेजर करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालना है। और लास्ट है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हो गया। और एक क्वेश्चन और हम पूछते हैं, व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस देखो हमने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम नॉर्मलाइज्ड स्टेट लिख देते हैं, ठीक है ना। नॉर्मलाइज्ड स्टेट, जब भी स्टेट दिया हुआ है ना उसको पहले नॉर्मलाइज करो, ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर हो जाता है। साई तो नॉर्मलाइज करेंगे कितना होगा, देखो यहाँ से 4 + 5 और +9 कितना हो जाएगा 14, 1/14 हो जाएगा ना। देखो हम बताए थे ना, नॉर्मलाइज करने का तरीका ये है कि इसका कोएफिशिएंट यहाँ निकालोगे, फिर कोएफिशिएंट निकालोगे और कोएफिशिएंट, इन सभी कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आता है उसी का हम लोग यहाँ पे इनवर्स सॉरी रिजल्ट जो भी स्क्वायर करके जो भी आ रहा है ना उसका रूट लेकर के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इतना ही आएगा, ठीक है ना। 9 4 13 14, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे लिख दोगे आप psi0 + 2 psi1 और +3 psi3, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसमें बोला गया है इफ एनर्जी इज मेजर्ड व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम। तो हम जानते हैं कि एनर्जी जब मेजर करेंगे ना तो जो हैमिल्टोनियन के आइगन स्टेट्स होंगे, ठीक है ना, वो पॉसिबल आउटकम होंगे। तो हम लोग इसमें हैमिल्टोनियन का आइगन स्टेट ऐसे लिखा जाएगा ना, H psi n = En psi n। तो मतलब ये जो यहाँ पे वेव फंक्शन है psi n जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है ना वही बेसिकली आउटकम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटकम अगर लिखोगे ना आउटकम, तो आपको लिखना पड़ेगा आउटकम जो है वो En होगा और फॉर n = यहाँ पे 0 1 और 2, ठीक है ना, सॉरी 3, यहाँ पे 3 है, 0 है यहाँ पे, 1 है और 3 है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज होंगे ना वही इसके आउटकम होंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं दैट इज इसका आउटकम जो होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगा h×ω/2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 h×ω/2 हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला En जो ये लिखा हुआ है उसको यूज करोगे, ठीक है ना, h×ω/2 और यहाँ पे n+12, ठीक है ना। तो एक बार n की जगह 0 लिखना है, एक बार 1 लिखना है और एक बार यहाँ पे 3 लिखना है। तो ये हो जाएगा 7, ठीक है ना, यही आएगा ना, ठीक है, 7 h×ω/2। तो ये इसका पॉसिबल आउटकम हो गया, ठीक है ना। अब हम देखिए इसके प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा देखिए ये एनर्जी ऑब्टेन करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी बस इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर करोगे तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/14 निकल जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी ये एनर्जी ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट इज इक्वल टू 4/14 मतलब 2/7 हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे निकल जाएगा 9/14। जो कोएफिशिएंट बन रहा है उसका बस कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है तो वही प्रोबेबिलिटी हो जाता है, ठीक है ना। और अब देखिए हम अगर एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालना चाहते हैं, एवरेज वैल्यू, तो ये हम लास्ट क्लास में बताया आपको कि इसको ऐसे लिखना पड़ता है σ/n और Cn मॉडुलस स्क्वायर और इंटू En, ये लिखना होता है, ठीक है ना। तो Cn मॉडुलस स्क्वायर इंटू En, तो यहाँ पे
नॉर्मलाइज होना चाहिए स्टेट, जब स्टेट नॉर्मलाइज हो गया उसके बाद, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा निकल जाएगा, देखो सी एन मॉडुलस स्क्वायर मतलब यही प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, 1/14 हो गया, और इंटू यहाँ पे एनर्जी है h क्रॉस ओमेगा बाई 2, ये जो है ना सी एन मॉडुलस स्क्वायर यही था ना, ये सभी जो लिखा हुआ है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी ये है, ठीक है ना, प्लस, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हम बताया था ना कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आप निकालते हैं, जैसे एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये बेसिकली 2/7 है, और इंटू 3h क्रॉस ओमेगा बाई 2 हो गया, ठीक है ना, प्लस, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में 9/14 है, और इंटू 7h क्रॉस ओमेगा, सॉरी 7/2 h क्रॉस ओमेगा, ये आ गया। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालोगे ना, इफ यू कैलकुलेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए h क्रॉस ओमेगा बाई 14 तो एटलीस्ट कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ 14 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 प्लस 14 यहाँ से भी कॉमन हो गया, 6 हो गया, प्लस 14 यहाँ से भी कॉमन हो गया, तो 63 और डिवाइड बाई 2, इतना आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी गेट। तो बस इसका एलसीएम ले लो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 12 1 13 76 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, 76/28, तो 76/28 h क्रॉस ओमेगा, यही एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। मतलब हम मेजरमेंट, अगर अब इसका मतलब जानते हो यही है ना कि इस मतलब एक सिस्टम है जिसका स्टेट इस तरह से लिखा हुआ है, अब इस तरह का आइडेंटिकल सिस्टम हम मतलब इंसेंबल क्रिएट करते हैं, मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ दिस सिस्टम अगर क्रिएट करते हैं और सब पे एनर्जी बार बार मेजर करेंगे बार बार, तो उन सारे मेजरमेंट का जो एवरेज वैल्यू आएगा ना, वो ये होगा, दैट इज द एवरेज। मतलब एक बार मेजर करने का ये वैल्यू नहीं है, एक बार मेजर करेंगे ना तो या तो आंसर, देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इफ यू डू मेजरमेंट वंस ओनली, एक बार सिर्फ मेजरमेंट करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 3 पॉसिबिलिटी है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, बस। लेकिन हम ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं क्या आएगा, ठीक है ना। तो एक बार मेजरमेंट करने से ये तीनों में से कुछ भी आ सकता है। बार बार हम मेजरमेंट करेंगे लेकिन एक ही सिस्टम पे बार बार नहीं किया जाता है, ये माना जाता है एक सिस्टम पे मेजरमेंट किए, अब उसी तरह के दूसरे सिस्टम पे मेजरमेंट करेंगे, फिर उसी तरह के तीसरे सिस्टम पे मेजरमेंट करेंगे, तो ये बार बार मेजरमेंट किया जाएगा बट ऑन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सिस्टम पे, ठीक है ना। तो रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, अगर हम ई स्क्वायर का एक्सपेक्ट अनसर्टेनिटी इन एनर्जी बोला गया था ना, तो आपको ई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जैसे ये प्रूव किया गया था ना, वैसे ही ध्यान रखोगे कि ई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो ऐसे आएगा सी एन मॉडुलस स्क्वायर और ई एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जैसे ई का निकाल रहे थे तो यहाँ पे ई एन आया, ई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे ना, ई एन मॉडुलस स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे इसका प्रूफ देखना है तो आप देख लोगे, इसका एक बार प्रूफ पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका कैसे, इसमें ये आ जाएगा। इफ यू रीड इट्स प्रूफ यू विल गेट दिस, ओके। तो अब आप देखो फिर से यहाँ पे हम लोग सी एन मॉडुलस स्क्वायर, देखो सी एन मॉडुलस स्क्वायर निकाले थे तो यही तो निकला है ना, ये सी एन मॉडुलस स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी भी कह देते हैं ना, ये सी एन मॉडुलस स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 1/14 है, और ई एन तो ये h क्रॉस ओमेगा का बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2/7 है, और फिर यहाँ पे 3h क्रॉस ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे कितना था 9/14 और इंटू 7h क्रॉस ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। सो दैट इज ई स्क्वायर एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। तो ई स्क्वायर एवरेज वैल्यू हमने निकाल दिया, ठीक है ना। तो अब देखो आप h क्रॉस ओमेगा बाई एटलीस्ट 28 का तो होल स्क्वायर, इतना तो कॉमन आ जाएगा, नहीं h क्रॉस ओमेगा स्क्वायर बाई 28 इतना कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। ये 14 और 4 जो है ना सब में है, ठीक है। तो ये हम कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस यहाँ से 28, तो ये भी बन जा रहा था ना, अच्छा यहाँ पे 1/2 बचेगा है ना, ठीक है, और यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी 28 बचेगा, नहीं यहाँ पे 1/2 बच जाएगा, अच्छा यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा बचेगा 18, हाँ 9 दूना 18 हो जाएगा ना, ठीक है। अब इधर से बचेगा 1/2 और इधर से बचेगा 49 × 9, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो बस ये आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, देखो जरा। तो यहाँ से बेसिकली इसको सम करके बताइए जरा कितना आ रहा है।
अच्छा, ये 936 ये तो 400 एक हो गया, प्लस इधर से 36 आ जाएगा और प्लस 1 39 कहाँ से आ रहा है? 28 सर 239 डिवाइडेड बाय 14। अच्छा, मिस्टेक कर दिया हम, ठीक है। चलो ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है। 239 और बाई 28 बाई 14 14 सर। एच क्रॉस ओमेगा। सर एक्स क्रॉस ओमेगा का होल स्क्वायर। हाँ ये ठीक है, तो ये हमारा देखो आ गया ई स्क्वायर एवरेज, ई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इतना आ गया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है, देखो इसमें अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, ये है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। अनसर्टेनिटी इन एनर्जी निकालना है ना, तो ये बेसिकली निकल जाएगा हमारा ई स्क्वायर एवरेज और माइनस ई एवरेज का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अनसर्टेनिटी इन एनर्जी है। तो ई स्क्वायर एवरेज हमारा देखो 239 और बाई 14 निकल गया, ठीक है। एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और माइनस ई एवरेज, देखो ई एवरेज निकाले थे ना ऊपर में, ये 76 बाई 28 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। दैट्स व्हाट वी हैड। 39 by 28 है सर डिवाइड में हाँ, 20 14 नहीं आ रहा। क्या यहाँ पे 28 आ रहा है? यस सर। अब लोगों ने बताया ना 14। नहीं सर, 28 है सर अच्छा, 14 ही आएगा। 20 अब जितना भी आ रहा है वो देख लोगे आप लोग, ठीक है ना। चलो हम 20 देख लो, 28 आ रहा है 14 आ रहा है, ये तो कैलकुलेशन की बात है ना। 28 ही आ रहा है सर। 28 है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखोगे, ये अभी पता चल जाएगा, अभी गलत आएगा तो देखो ना, एच क्रॉस ओमेगा कॉमन आ जाएगा इसमें से और इसमें से, ठीक है ना। अब एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, तो 239 और इंटू 28 हो जाएगा, माइनस 76 का होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय 28 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसको जरा एक बार कैलकुलेट करके देख लो, 239 इंटू 28 माइनस ये देखो कितना आ रहा है जरा। तो ये जरा ऐसे ही कैलकुलेट कर लो, ये पूरा वैल्यू कितना आ रहा है, जो भी एच क्रॉस ओमेगा, और ये नंबर में बता दो कितना आ रहा है। मेरे पास कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास। देखिए आप लोग बताइए जरा नंबर में क्या आ रहा है। टू 39 30.26 आ रहा सर वो न्यूमरेटर का। तो ये सब कुछ डिवाइड करके फाइनल बता दो कितना आंसर आ रहा है, रूट का वैल्यू 1.08 1.08 आ रहा है। 1.08 एच क्रॉस ओमेगा, तो यही अनसर्टेनिटी इन एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स द अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो कभी जानते हो, देखो एग्जाम में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट इट कैन बी आस्क्ड ओके इन एग्जाम, कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी निकालिए, ठीक है ना, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक ये तो बहुत पूछा जाता है, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। एक्चुअली जानते हो, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया, जानते हो क्या है ये जो है ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये नंबर्स ऐसे दिए होते हैं ना, इससे कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल नंबर्स दिए होते हैं, सिंपल नंबर्स, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और इसी से रिलेट करके दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग दूसरे टॉपिक को जो है ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टेट एट टी इक्वल टू 0 इज, ठीक है ना। स्टेट एट टी इक्वल टू 0 इज, टी इज इक्वल टू, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। सपोज साई 1 और प्लस सम √3 साई 2, ठीक है ना। ये बस ऐसे इस तरह से लिख दिया गया। नाउ क्वेश्चन इज, आफ्टर व्हाट टाइम will the state repeat itself? क्या आंसर आएगा बताइए, क्विकली बताइए आंसर। आफ्टर व्हाट टाइम विल द स्टेट रिपीट इटसेल्फ?
2 पाई बाई ओमेगा। बस डायरेक्ट हो जाएगा, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं ना, 2 पाई और यहाँ पे एच क्रॉस और डिवाइड बाई E2 माइनस E1 ऐसे लिख देना होगा। ये दो स्टेट जो है ना E2 और E1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 पाई और एच क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे हम E2 माइनस E1 जानते हैं, एच क्रॉस ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है ना। ये एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। दैट्स द टाइम, इतने टाइम के बाद, ठीक है ना। तो अदर क्वेश्चन होता ना, जैसे मान लो E1 और E3 लिखा होता, E1 और E3 के बीच में एनर्जी डिफरेंस 2H क्रॉस ओमेगा हो जाता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, ठीक है ना। तो E2 माइनस E1 जो है H क्रॉस ओमेगा आता है, ठीक है ना। अगर समझ रहे हो ना, E1 E3 लिखा होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ 2H क्रॉस ओमेगा लिखते हैं, तो फिर पाई बाई ओमेगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। अब अभी ये जो अभी हम इंट्रोड्यूस किया ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और ये सभी अभी कंटिन्यू होगा कुछ दिनों, मतलब एक दो क्लासेस में अभी इसी चीज को हम लोग, जो भी पॉस्टुलेट्स वगैरह बताया गया ना, ठीक है, इसी पे अभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग एक लास्ट जो है ना मल्टी पार्टिकल सिस्टम, ओके, वो फिर हम लोग 1-2 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। तो 2 दिन अभी सेम टॉपिक चल रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस है ना, वो आप अटेम्प्ट करके देख लोगे, ठीक है। जो नहीं होगा फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, STR जो है ना, देखो बेसिकली हमको लगा कि आप लोग के बैचेस में नहीं हुआ है, लेकिन अभी आप लोग बोल रहे हो कि सभी बैचेस में हो गया है STR, ठीक है ना। हम असल क्या कह रहे हो सर? फिर थर्मो और कुछ नया टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, तो आप लोग का संडे में फिर जो है ना, ये वो नहीं, वो तो स्टार्ट करेंगे ही हम। थर्मो हम बोल रहे थे कि स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं कल से स्टार्ट करेंगे थर्मो, ठीक है ना। मतलब संडे में जो है ना, थोड़े हमें ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए जाना पड़ता है ना, तो इसीलिए उन लोग को हम सोच रहे थे कि आज STR पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, इसीलिए हम सोचे थे कि आप लोग को भी STR पढ़ा देंगे साथ में, ठीक है। तो इसीलिए STR की क्लास लगाई गई थी, ठीक है। अब देखते हैं, तो फिर आप लोग की क्लास अभी नहीं होगी बीच में, ठीक है। और फिर इवनिंग में क्लास वही क्वांटम की जो है ना, फिर वो लगानी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। आगे से जानते हो, हम कुछ ऐसा करेंगे कि संडे को आप लोग का थोड़ा ज्यादा क्लास लगाने के लिए, मतलब ऐसा ही होगा कि जो ऑफलाइन में क्लास चलेगी ना, सेम टॉपिक का क्लास आप लोग का लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम ऑफलाइन को ही मतलब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि आप लोग का नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करेंगे कि संडे को भी क्लास लगेगी आप लोगों की, ठीक है। और मतलब आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा होगा ना, वही हम ऑफलाइन में भी एडजस्ट करेंगे समहाउ, ठीक है ना। सर कल टेस्ट जो कर रहे हो? कल टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है ना। बता दिए थे ना हम पहले ही टॉपिक आप लोगों को। नहीं सर, पिछली बार भी होके लास्ट में कैंसिल हो गया था। नहीं, कल तो लेंगे टेस्ट, ठीक है। सर कल टेस्ट मैग्नेटोस्टैट का होगा क्या? नेट बैच में आप लोग का मैग्नेटोस्टैट रहेगा और क्वांटम रहेगा, ठीक है ना। क्वांटम जो पढ़ाया गया है इससे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और जैम में तो यही रहेगा, क्वांटम रहेगा, ठीक है ना। अभी इधर क्वांटम ही पढ़ाया गया है ना मेनली, तो जैम में क्वांटम दे देते हैं, और थोड़ा क्या बोलते हैं मैथमेटिकल का कुछ, मैथमेटिकल आप लोग का जैम के स्टूडेंट का पूरा हो गया है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल के क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। सर नेट में भी मैथमेटिकल रहेगा क्या? आप लोग का कुछ अभी रिसेंट में हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोग को स्पेशल फंक्शन पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। उससे पहले क्या पढ़ाए थे हम? बेसल का लेजेंडरी कंप्लीट हो चुका है, बेसल की क्लास। उससे पहले क्या पढ़ाए थे? फूरियर और टेलर सीरीज सर, और जैकोबियन आपने पढ़ाया था। अच्छा, चलो अभी हम सोच के अब भेजते हैं, आप लोगों को मैसेज भेजते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्पेशल फंक्शन क्या कह रहे हो? स्पेशल फंक्शन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स जेम वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करोगे सर? जब अभी जितना पढ़ा रहे ना उतना पढ़ लो, ठीक है। ज्यादा एक बार में सब कुछ ले लोगे ना, तो फिर आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। स्पेशल फंक्शन के क्वेश्चन जो है ना, आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे TFR में जानते हो पूछा जाता है ना, लेकिन वो स्पेशल फंक्शन क्वेश्चन नहीं आता है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। जेस्ट में भी जो आता है ना, वो स्पेशल फंक्शन के क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी जैम दे लो, उसके बाद हम दे देंगे लेक्चर, ठीक है ना। बाद में पढ़ना होगा तो पढ़ लोगे। सर बैच 1 में आपने टेलर सीरीज नहीं कराया? कॉम्प्लेक्स में कराए थे ना टेलर सीरीज। चलो वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना टेलर सीरीज का, वो हम आपको बैच 1 में, नेट के बैच में बोल रहे हो ना? यस सर दे दीजिएगा। चलो दे देंगे वो लेक्चर, आप लोग देख लोगे, ठीक है। क्या फिर से बोलो? STR का लेक्चर लाइव देख सकेंगे अभी सर?
हम लोग का छुटा हुआ है इधर। STR का जी यस सर। हाँ सर ये कर दीजिए आप। चलो ठीक है, तो हम STR का लेक्चर अभी जो होगा ना ऑफलाइन में, वो आप लोग को दे देंगे। जिनको देखना होगा देख लोगे, जिनका छूटा हुआ है, ठीक है ना। हम लोग ओके सर, लेट थैंक यू सर। थैंक यू सर। लाइव थैंक यू सर। ठीक है, लाइव ही ना सर। हाँ सर लाइव एक रहेगा, डाउट लाइव। था। हाँ सर बताइए। एक डाउट है सर, आपने टाइम सेट विद स्टेट विल बी ऑर्थोगोनल टू इनिशियल स्टेट से वाला करवाया था। सर आपने एक बार तो कोफिशिएंट 2 4 6 लिए थे और एक बार 1 3 5 लिए थे। सर ये समझ नहीं आया थोड़ा। क्या कह रहे हो? सर एक बार तो आपने पाई एच 3 पाई एच क्रॉस 5 पाई एच क्रॉस लिखा था और फिर एक बार 2 पाई एच क्रॉस 4 पाई एच क्रॉस ऐसे कुछ लिखा था। नहीं नहीं नहीं, वो एक स्टूडेंट बोल रहा था ना कि वो हम बोल रहे थे क्या क्या टाइम हो सकता है, ठीक है ना। देखो अगर हम आपसे पूछते हैं कि -1 जो है ना, देखो मैथमेटिक्स था वो बेसिकली। देखो ये जो हम बोलते हैं -1 को आप क्या क्या लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, तो आप ये लिख सकते हो ना, e पावर आयोटा पाई। ये कितना होता है? -1 होता है। अब e पावर आयोटा 3 पाई जो होता है, ये भी -1 होता है। तो e पावर आयोटा 5 पाई जो होता है, ये भी -1 होता है। तो ये ऑड मल्टीपल जो भी होगा ना पाई का, आयोटा 7 पाई, तो हम ये कह रहे थे कि कितने टाइम के बाद ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो उसमें -1 जो आया था ना, उसको हम ये लिख दिए थे। अब अगर -1 जो आया ना, उसको हम ये लिखेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए टाइम जो ऑर्थोगोनल का निकला ना, वो मान लीजिए निकला हमारा पाई h क्रॉस अपॉन e2 - e1 ऐसे निकला है। तो वो इसको लेने से निकला। अगर हम इसको लेंगे ना, तो यहाँ पे पाई की जगह पे फिर कितना आ जाएगा? 3 पाई आ जाएगा। अगर इसको लोगे तो 5 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम बोल रहे थे कि ये टाइम है जब ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है ना। तो ये 3 पाई h क्रॉस ओमेगा भी हो सकता है और e2 - e1 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये 5 पाई h क्रॉस ओमेगा भी हो सकता है, ठीक है ना। और डिवाइड बाई e2 - e1 होगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि सर उसके फिर डेरिवेशन, हाँ। तो मतलब 2 फर्स्ट पाई टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम पूछा जाएगा ना कि फर्स्ट टाइम कब होगा ऑर्थोगोनल, तो इसका आंसर ये होगा मिनिमम टाइम इतने के बाद होगा ऑर्थोगोनल। और 2 सर पाई फिर वाला आपने जो था ना, हाँ 2 पाई वाला जो था वो बेसिकली सेम होने का स्टेट था। वो टी जो है ना, ऐसे जो लिख रहे थे ना, 2 पाई h क्रॉस ओमेगा अपॉन e2 - e1, ये क्या था? कितने टाइम के बाद स्टेट सेम हो जाएगा, मतलब अपना इनिशियल स्टेट के इक्वल हो जाएगा। तो ये टाइम था, ठीक है ना। 4 पाई h क्रॉस ओमेगा ऐसे था, e2 - e1, ठीक है ना। और फिर 6 पाई h क्रॉस ओमेगा, सॉरी h क्रॉस और e2 सर तो ये सेम हो जाने वाले टाइम है। ये इतने इस टाइम पे ऑर्थोगोनल होगा इनिशियल स्टेट पे, और इस टाइम पे सेम होगा। ओके ओके सर, सर ये गॉट इट जो सर, थैंक यू। सर ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ऑर्थोगोनल वाला, इसमें हमने ये लिया था कि टाइम कैन नॉट बी इमेजिनरी। क्या सर अभी भी ये वैलिड है? क्योंकि अभी तो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि टाइम इमेजिनरी भी हो सकता है। नहीं, तो अभी जो क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, वो इंक्लूड नहीं किया गया ना अभी इसमें। मान लो अगर मान लो टाइम को इमेजिनरी पैरामीटर मानते हो, ठीक है, तो वो अभी इंक्लूड कहाँ हुआ है? हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें इंक्लूड नहीं हुआ है ना। तो हम लोग जो हाँ पढ़ तो रहे हैं मैं उसमें ये तो क्या, पूछ हाँ। रही सर कि अभी नहीं तो भी ये सारी नहीं चीजें तो अभी वैलिड। आप पढ़ के आ रहे हो, उस चीज को देखना होगा ना अभी आप, ठीक है। वो मान लीजिए कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके आपके करिकुलम में इंक्लूड हुआ, आपके सब्जेक्ट, समझ गए ना, आपके मतलब सिलेबस में इंक्लूड अभी नहीं हुआ है ना। तो अभी तो सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग तो रियल ही कहेंगे, टाइम रियल है। सर टाइम भी ओके सर। क्वांटाइजेशन क्वांटाइज होता है सर, ये कॉन्सेप्ट भी है। देखो अब नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, वो सब जो है ना, लेकिन अभी अभी एट प्रेजेंट जो है ना, टाइम को एक कंटिन्यूअस पैरामीटर की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग 2 स्टेट के लिए जो इनिशियल स्टेट आएगा उसको 2 स्टेट का सुपरपोजिशन 2 स्टेट का सुपरपोजिशन रहेगा तभी निकाल सकते हैं। हाँ 3 तभी, स्टेट का 3 हाँ वो स्टेट का रहेगा तो तीन का बना सकते हैं, लेकिन वो उतना आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। वो एग्जाम में जानते हो ज्यादा दो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसमें फिर जानते हो एलसीएम वगैरह कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। वो भी किया जा सकता है, चलो हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। दो कंडीशन ओके आएगा सर। जहाँ पर मैं निकालना है तो म्यूचुअल वो कंडीशन खुद भी जब करके देख सेटिस्फाई लोगे, करेगा ठीक है ना, तब। तो खुद से करके देख लोगे। जो एक्चुअली उसमें ऐसा होगा ना कि देखो जब कॉमन हम फैक्टर ले रहे थे ना, तो उसमें देखोगे आपके दो दो जगह पे एक्सपोनेंशियल अंदर में बच जाएगा। फिर दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का टाइम का जो कॉमन टाइम होगा एलसीएम लेकर के निकलेगा फिर, ठीक है ना, उस तरह से बनेगा। ओके ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं। ओके।